हरे कृष्णा। टोटल कितने हेड्स होते हैं? 5। नाम याद हो गए? कौन कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और पांचवा आखिरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जिसमें से आज अपने लोग कैपिटल गेन का हेड पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप लोग सीएस कर रहे हैं, आपको दिख ही रहा है टफ है। आपने सोचा कि भाई देखो पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं रही, आपने पैसा कमाने के लिए एक नई तरकीब निकाली। आपने घर वालों की प्रॉपर्टीज बेचना शुरू कर दिया। जो भी जमीन जायदाद पड़ी हुई थी, आपने कहा यार इसी को बेचो, इसी से पैसा कमाते हैं। लैंड बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, और कोई एसेट बेच दिया। जैसे आपने लैंड खरीदी थी 1 करोड़ की और बिक गई 10 करोड़ की, 9 करोड़ का आपका फायदा। अच्छा, निर्मला जी कह रही हैं कि ये फायदा अकेले अकेले आपको खाने नहीं देंगे, आपके हर फायदे में निर्मला जी शामिल है। हर फायदा, हर मिठाई का एक हिस्सा किसको चाहिए? निर्मला जी को। तो अगर आपका कैपिटल गेन होता है तो उस पर भी टैक्स चाहिए, वो भी टैक्सेबल इनकम है। तो कैपिटल गेन कब होता है सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें होनी जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें। एक, आपके पास कैपिटल एसेट, और दूसरा आपने उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया हो। मतलब मान लो आपने अपना चश्मा बेच दिया, आपने कहा आप दुनिया में कुछ देखने लायक बचा नहीं, ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया, क्या सर कैपिटल गेन लगेगा? इस बात का आंसर इस पे छुपा है कि क्या आपका चश्मा कैपिटल एसेट है कि नहीं। अच्छा, कैपिटल एसेट क्या होता है या क्या नहीं होता है, वो लॉ मेकर बताएगा। बचपन में जो अकाउंट्स में पढ़ा था, फिक्स्ड एसेट, मशीनरी, लॉ मेकर कह रहा है उसको भूल जाओ, हम बताएंगे कि कैपिटल एसेट क्या चीज होती है और क्या चीज नहीं होती। ट्रांसफर भी लॉ मेकर बताएगा कि ट्रांसफर वर्ड जो सर यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। मैं जानबूझ के ट्रांसफर वर्ड यूज कर रहा हूं, लॉ मेकर ट्रांसफर वर्ड यूज करता है, सेल वर्ड यूज नहीं करता। और ट्रांसफर की जब डेफिनेशन देता है तो बहुत बड़ी चौड़ी डेफिनेशन देता है। सेल एक छोटा वर्ड है, ट्रांसफर ब्रॉडर वर्ड है। ट्रांसफर के अंदर सेल भी आ जाता है और भी कुछ आता है, वो सब पढ़ेंगे। तो अगर आपने चश्मा बेचा तो चश्मा बेचा सेल किया यानी ट्रांसफर है, लेकिन क्या कैपिटल गेन लगेगा? तो क्या आपका चश्मा कैपिटल एसेट था? दिल से क्या आवाज आ रही है? नहीं। आपको पढ़ाऊंगा भी यही कि हाँ आपका चश्मा कैपिटल एसेट नहीं होगा, बट कहां लिखा है ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपने ज्वेलरी बेच दी, आप सोने की चेन पहने हुए हैं, आपने कहा यार इसको बेच देते। लॉ मेकर कह रहा है अच्छा बेच दिया, आपने कहा जरूरत थी, मजबूरी थी। लॉ मेकर कह रहा है बड़ी मजबूरी रही होगी, पैसा दो। कैपिटल गेन टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी अगर वो कैपिटल एसेट है तो कैपिटल एसेट क्या होता है सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। ट्रांसफर किसको बोलते हैं फिर ये पढ़ाऊंगा। और जब भी कैपिटल गेन निकलता है ना, तो या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलता है या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलता है, डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब आपने वो एसेट कितने टाइम होल्ड करके, कितने टाइम अपने पास रख के आगे ट्रांसफर किया, उसके हिसाब से या तो शॉर्ट टर्म निकलता है या लॉन्ग टर्म। वो भी पढ़ाऊंगा कि कब शॉर्ट टर्म कब लॉन्ग टर्म, और क्या फर्क ही पड़ता है सर कि शॉर्ट टर्म निकल रहा है लॉन्ग टर्म निकल रहा है, इससे क्या फर्क है इनकम टैक्स में। सब कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्ट तरीके से पढ़ने वाले, इंटरेस्टिंग तरीके से। और कैपिटल गेन इजी होता है, बहुत इजी सा चैप्टर है। एग्जाम में मैंने आपको बार बार बता रखा है कि पांचों हेड से क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं होता कभी भी जल्दी कि किसी हेड को स्किप कर दे। तो कैपिटल गेन से भी आप मान के चलिए आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। हर एक, जब आपने हेड पढ़ा था उसका आपने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो सैलरी का जैसे 15 पढ़ा था, हाउस प्रॉपर्टी का 22 पढ़ा था, पीजीबीपी का 28 मैं पढ़ाऊंगा आपको जब पीजीबी पढ़ाऊंगा।
इसके अलावा आपने कैपिटल गेन अभी पढ़ने वाले, इसका चार्जिंग सेक्शन होता है 45, अदर सोर्सेज आप पढ़ चुके हैं जिसका चार्जिंग सेक्शन होता है 56। कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, स्टिक करते हैं इस पे, सेक्शन 45। सेक्शन 45 कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली दो बातें, लिखी मैंने तीन है लेकिन मेनली दो बातें। पहला कि कैपिटल एसेट होना चाहिए, और दूसरा आपने उसको क्या किया हो, ट्रांसफर। मान लो मेरे पास कैपिटल एसेट तो है लेकिन मैंने ट्रांसफर नहीं किया, मेरे पास एक जमीन पड़ी है मैंने बेची नहीं सर, तो क्या इस साल हमको कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी, क्या ये इनकम निकलेगी? आंसर इज नो। अगर कैपिटल एसेट है लेकिन आपने ट्रांसफर नहीं किया, कैपिटल गेन नहीं लगता। या जो चीज ट्रांसफर करी है वो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो भी कैपिटल गेन नहीं लगता। घर का पुराना सोफा खराब हो गया, आपने बेच दिया, अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन की बात नहीं आएगी। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं चार्जिंग सेक्शन, याद रखिएगा सेक्शन 45, बेसिस ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, चार्जिंग सेक्शन बोल सकते हैं। क्या कहता है ये, द कैपिटल गेन्स टैक्स लायबिलिटी अराइजेस ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या? पहली कंडीशन, देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या चीज होनी चाहिए, कैपिटल एसेट होना चाहिए। दूसरा, द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय द एसेसरी। आपने उस कैपिटल एसेट को क्या किया हो, ट्रांसफर। सर एक बात बताओ, अगर मेरे पास कैपिटल एसेट है और मैंने उसको ट्रांसफर भी कर दिया तो मेरा कैपिटल गेन निकाला जाएगा? हाँ निकाला जाएगा। क्या सर कोई ऐसा उपाय है कि हम ट्रांसफर करने के बाद भी टैक्स लायबिलिटी से बच जाएं? क्या कोई ऐसा लीगल तरीका है कि हमारे पास कैपिटल एसेट था, लेट्स से हमारे पास लैंड या बिल्डिंग थी, हमने उसको बेच दिया, कैपिटल गेन निकल रहा है, मान लो 1 करोड़ की लैंड खरीदी थी, 10 करोड़ की बेच दी, मोटा मोटा 9 करोड़ का कैपिटल गेन निकल रहा है, उस पर जो भी टैक्स बनेगा हमें देना पड़ेगा। क्या कोई उपाय है कि हम उससे बच जाएं? जी उपाय है। इसी चैप्टर के लास्ट में आपको कुछ एग्जामिशन के सेक्शंस पढ़ाऊंगा, सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, 54GA। वो कुछ बातें बताएंगे कि सर अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपका कैपिटल गेन हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो अगर उनकी दी हुई कंडीशंस को हम पूरा कर देते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ नया खरीदना पड़ेगा, देखेंगे क्या है वहां पे, अगर कुछ कर देते हैं तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और कुछ नहीं करते तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट। दूसरा, कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय द एसएससी एंड सच कैपिटल गेन दैट इज सच प्रॉफिट इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर। अभी ये सेक्शन याद नहीं करने की जरूरत है, जब पढ़ाऊंगा तो अपने आप याद हो जाएंगे। ओके सर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो कंडीशन है सर, एक तो कैपिटल एसेट होना चाहिए, दूसरा आपने उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया होना चाहिए। तो सर पहले तो ये पढ़ाओ कि सर कैपिटल एसेट क्या होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 14 डिफाइन करता है इनकम टैक्स में कि कैपिटल एसेट क्या, यानी क्या चीज कैपिटल एसेट है और क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं है, ये बताता है सेक्शन 2 क्लॉज 14। पता है लॉ मेकर बड़ा समझदार है। लॉ मेकर जब डिफाइन करता है ना, किसी चीज की डेफिनेशन बताता है ना, तो उसको बताने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि वो ये कहे कि सर ये चीजें कैपिटल एसेट होती हैं, और एक तरीका होता है कि वो ये बताए कि सर ये चीज कैपिटल एसेट नहीं होती है। अच्छा, लॉ मेकर किसमें फायदे में रहता है? अगर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन का स्कोप बड़ा रख रहा है तो लॉ मेकर हमेशा नेगेटिव अप्रोच रखता है। नेगेटिव अप्रोच मतलब वो ये बता देता है कि ये चीज कैपिटल एसेट नहीं है, और इनको छोड़ के बाकी सब कुछ कैपिटल एसेट है। तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं कैपिटल एसेट क्या होता है और क्या नहीं होता है। पॉजिटिव लिस्ट, पॉजिटिव मतलब क्या चीज होती है। तो जब लॉ मेकर ने लिखा क्या होता है तो उसने देखो बड़ा खूबसूरती के साथ क्या लिख दिया, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। अच्छा एक बात आपको बताऊं, बचपन से अभी तक आपके दिमाग में एक चीज भर दी गई है, जैसे ही प्रॉपर्टी की बात आती है तुरंत आपके दिमाग में लैंड और बिल्डिंग घूमने लगता है। बट प्रॉपर्टी में दोनों प्रॉपर्टी आती हैं, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, यानी लैंड और बिल्डिंग भी, और इसके अलावा मूवेबल एसेट ज्वेलरी, ये सब भी प्रॉपर्टीज है ना। तो प्रॉपर्टी का मतलब केवल लैंड और बिल्डिंग मत समझना। लॉ मेकर ने बताया भी, क्या बताया सर, कैपिटल एसेट मींस, कह रहा कैपिटल एसेट मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल
और इंटेंजिबल है सर। इंटेंजिबल मतलब अगर गुडविल है हमारे पास, पेटेंट है हमारे पास, कॉपीराइट है हमारे पास, ट्रेडमार्क है, और भी किसी तरीके का आईपीआर है, और उसको हम बेचते हैं, तो भी कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटी आती है जी। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में इनटेंजिबल एसेट्स भी इंक्लूडेड है, टेंजिबल भी। और अंतर समझते हैं ना, टेंजिबल जिनको आप विच कैन बी सीन, विच कैन बी फेल्ट, वो है आपके टेंजिबल, और जिसको देखा नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, वो है इंटेंजिबल। तो कह रहे हैं साहब टेंजिबल भी और इंटेंजिबल। और प्रॉपर्टी का मतलब चाहे वो फिक्स्ड हो, चाहे वो सर्कुलेटिंग हो, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो। अगर लॉ मेकर केवल यही तक लिखता, आगे कुछ लिखता नहीं, अगर सेक्शन 2 क्लॉज 14 में वो केवल बस इतना लिख के छोड़ देता कि कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वेदर मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्स्ड, सर्कुलेटिंग, अगर मान लो इतना लिख के छोड़ देता, तो पता है दुनिया की हर एक चीज कैपिटल एसेट हो जाती। आप जो पेन पेंसिल पकड़े हैं, ये कैपिटल एसेट हो जाता। आपका चश्मा कैपिटल एसेट हो जाता, आपकी बुक कैपिटल एसेट हो जाती। यस और नो? आपके कपड़े पुराने हो गए, आपने उनको बेच दिया, कैपिटल एसेट हो जाता। बट लॉ मेकर बड़ा समझदार, पहले उसने डेफिनेशन में कहा दुनिया की हर एक चीज कैपिटल एसेट है, फिर उसको समझ में आया कि नहीं नहीं रुको तो यार, हर एक चीज को हम कैपिटल एसेट नहीं बना पाएंगे, तो उसने नेगेटिव लिस्ट दी। अब ये डिसाइड वाला बातें पढ़ेंगे, नेगेटिव लिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव लिस्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि पॉजिटिव लिस्ट तो कह रही सब कुछ कैपिटल एसेट है, तो क्या कैपिटल एसेट नहीं होता है ये कौन बताता है? नेगेटिव लिस्ट, कि ये चीजें कैपिटल एसेट नहीं है। तो इनको छोड़ के, जो जो पढ़ने वाले, इनको छोड़ के बाकी सब कुछ कैपिटल एसेट होगा। तो ध्यान से पढ़िए क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं होता है। बट कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड। सर स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है? स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है जिस चीज का व्यापार करते, जैसे मान लो आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग है, घर है, फैक्ट्री है, आप उसको बेच देते हैं तो कैपिटल गेन निकलेगा, क्योंकि आपके लिए वो कैपिटल एसेट था। लेकिन मान लो एक बिल्डर है, बिल्डर का काम क्या है? बिल्डिंग डेवलप करना, बिल्डिंग बनाना, बेचना, प्लॉटिंग करना, लैंड बेचना। बिल्डर के लिए जब इनकम निकलेगी लैंड बेचने की, तो कैपिटल गेन के हेड की नहीं निकलेगी, पीजीबीपी की निकलेगी, क्योंकि उसका तो मेन व्यापारी चीज के लिए है, उसके लिए तो वो जो लैंड बिल्डिंग है वो स्टॉक इन ट्रेड है। और एग्जांपल सुनिए, मान लीजिए आपके पास कोई ज्वेलरी है, कोई सोना है, चांदी है, डायमंड है, आप बेच देते हो, तो आपके लिए वो कैपिटल एसेट था, कैपिटल गेन की इनकम निकलेगी। लेकिन जितने ये ज्वेलर्स होते हैं, जैसे तनिष्क हो गया, मालाबार हो गया, ये जब बेच रहे हैं तो क्या इनकी पीजीपी की इनकम आ रही है? हाँ जी, पीजीपी की आ रही, कैपिटल गेन नहीं आ रहा, क्योंकि कैपिटल एसेट नहीं है। तो लॉ मेकर ने जब ऊपर कहा कि सब कुछ कैपिटल एसेट होता है, तो उसके दिमाग में आया कि भैया स्टॉक इन ट्रेड तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड में तो पीजीपी की इनकम निकलती है, कैपिटल गेन की तो नहीं निकलती। तो पहला पॉइंट हटा के कोई एहसान नहीं किया उसने। क्यों नहीं एहसान किया? वैसे भी पीजीपी की निकलती तो हटाना ही पड़ता तुमको। ये समझ में आ रही है आपको बात? तो जिस चीज का आपका व्यापार है वो चीज आपके लिए कैपिटल एसेट नहीं है, वो आपके लिए स्टॉक है, और उस चीज पे पीजीपी की इनकम निकलती है, कैपिटल गेन की इनकम नहीं निकलती है। और सर क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं होती? सेकेंड पॉइंट, क्या चीज नहीं होती? मूवेबल पर्सनल एसेट। दो बातें लिखी हैं इसमें, एक तो वो मूवेबल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? पर्सनल। जैसे एक नॉर्मल कोर्स सोचो, मान लो आपने घर पे एक टीवी खरीदा, एक टीवी खरीदा लेट से 1 लाख रुपए का, बढ़िया एलईडी टीवी खरीदा 1 लाख का, 2-4 साल 5 साल उसको चलाया, आप बोर हो गए या वो खराब हो गया, आपने उसको बेच दिया। आमतौर पे क्या होगा? आमतौर पे वो 1 लाख से ज्यादा में बिकेगा कि 1 लाख से कम में बिकेगा? खरीदा 1 लाख में था, 1 लाख से कम में बिकेगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने टीवी खरीदा 5 साल चलाया, हमको ऋतिक रोशन तो है नहीं कि हमने बेचा 1.5 लाख में बिक गया, नहीं ना, साइड सी बात है, 10-20 हजार 50 हजार बिके। यानी लॉ मेकर को पता था कि ऐसी चीजें अगर इंसान बेचेगा तो लॉस होगा, पॉजिटिव इनकम नहीं आएगी, नेगेटिव इनकम आएगी। इस तरह 1 लाख का टीवी खरीदा था, 20 हजार का बिका, 80 हजार का नुकसान। समझ रहे हैं? इसलिए लॉ मेकर ने कहा रुको रुको रुको, इसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से ही हटा देते हैं। आपके घर में जो भी पर्सनल एसेट हैं, टीवी, फ्रिज, सोफा, कार, बाइक, स्कूटी, ये सब कैपिटल एसेट नहीं होता।
इसके बेचने पे अगर आपका गेन हो तो आपका, लॉस हो तो आपका। ना गेन पे आपको टैक्स देना है, ना लॉस का कोई ट्रीटमेंट है। समझ रहे हैं? अगर थियोटिकली गेन हो गया सर तो क्या होगा? मान लो हमारे पास टीवी है, फ्रिज है, हमने खरीदा तो 10,000 का, बेच दिया 20,000 का। थियोटिकली हो सकता है, प्रैक्टिकली तो लॉस ही होगा। लेकिन अगर गेन हो गया, 10,000 का खरीदा, 20,000 का बेच दिया, 10,000 का प्रॉफिट, टैक्सेबल नहीं होगा। सर कौन सी एड में? इस एड में नहीं होगा, आईफॉस में कहीं टैक्सेबल नहीं होगा। तुम्हारी टैक्स फ्री इनकम एंजॉय करो। क्योंकि आईफॉस में तो कोई चीज तब जाती है जब जिसका जिक्र पिछले 4 हेड में ना हो। इसका जिक्र तो है, ये कैपिटल एसेट ही नहीं होता। लॉ मेकर बड़ा समझदार है। जैसे घर में नहीं होता, पहले के समय पे होता था कि पुराने कपड़े बर्तन वाले को देखे, पता नहीं होता है कि नहीं, पहले के समय पुराने कपड़े बर्तन वाले को देखो, उससे बर्तन ले लेते थे। आपने कभी देखा है ऐसा कुछ? नहीं देखा। पैसे वाले लोगों के ऐसा नहीं होता। हाँ, तो लेट से अगर ऐसा है तो क्या सर पुराने कपड़े दिए कैपिटल गेन लग जाएगा? नहीं जी, वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। लेकिन मान लो जिस घर में आप रह रहे हो, आपका पर्सनल घर है, आप पर्सनली उसको यूज करते हो, उसको आपने बेच दिया, क्या वो कैपिटल एसेट है? लॉ मेकर कह रहा है सर वो कैपिटल एसेट है, क्योंकि हमने कैपिटल एसेट किसको नहीं माना है? लाइन में क्या लिखा है? मूवेबल पर्सनल एसेट, यानी इमूवेबल पर्सनल एसेट कैपिटल एसेट होता है। अगर वो इमूवेबल है तो वो कैपिटल एसेट है, भले ही तुम्हारा पर्सनल एसेट हो या पर्सनल एसेट ना हो। लेकिन अगर मूवेबल पर्सनल एसेट है, अब बताओ चश्मा इसमें आ जाएगा कि नहीं? चश्मा मूवेबल पर्सनल एसेट होता है, यानी कैपिटल एसेट नहीं होता। उसको तुम बेचोगे, कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। बुक बेच देते हो, कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। जिस स्कूटी से तुम आते हो बेच डालोगे, कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। तो मतलब प्रॉफिट हो तो भी आप रख लीजिए, लॉस है तो भी वो डेड लॉस है। डेड लॉस मतलब जिसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं डेड लॉस। बाकी जैसे अगर कोई कैपिटल एसेट है और आपने बेच दिया, मान लीजिए सपोज करिए कोई लैंड है, किसी ने खरीदी 1 करोड़ की, बेची 80 लाख की। 1 करोड़ की खरीदी, 80 लाख की बेची, 20 लाख का लॉस। इसका ट्रीटमेंट होगा क्योंकि वो कैपिटल एसेट था। आपने बेचा, 20 लाख का लॉस। सर ट्रीटमेंट मतलब मान लो अगर आपका और कोई कैपिटल गेन की पॉजिटिव इनकम है तो उससे सेट ऑफ हो जाता है। जैसे मान लो किसी और कैपिटल एसेट पे 50 लाख का इनकम है, 50 लाख का कैपिटल गेन है, और इस पे 20 लाख का लॉस है, तो 50 लाख में 20 लाख माइनस हो जाएगा, 30 लाख बचेगा। लेकिन ऐसी कोई चीज बेची है जो कैपिटल एसेट ही नहीं है, उसके बेचने पे लॉस हुआ तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, उसके बेचने पे प्रॉफिट हुआ कोई ट्रीटमेंट नहीं। यहां तक समझ आए? अब उसने बोला मूवेबल पर्सनल एसेट। अब जैसे मान लीजिए आप में से कोई ज्वेलरी पहने हैं, या घर पे ज्वेलरी है पर्सनल, या ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, बुलियन है। लॉ मेकर ने कहा कि सर ये कैपिटल एसेट होते हैं। बहुत शाना है लॉ मेकर, सारे प्रोविजन बहुत दिमाग से अपने बेनिफिट के लिए बना के रखे हैं। यानी मूवेबल में भी एक्सेप्शन है। क्या चीज सर? पहले तो मूवेबल पर्सनल एसेट में इंक्लूडिंग वियरिंग अप्रैल एंड फर्नीचर। वियरिंग अप्रैल एंड फर्नीचर मतलब, वियरिंग अप्रैल मतलब कपड़े जो आप पहने, फर्नीचर जो आपके घर पे, ये भी मूवेबल पर्सनल एसेट है, यानी ये भी कैपिटल एसेट नहीं है। बट क्या चीज कैपिटल एसेट होती है? बहुत ध्यान से मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, क्या क्या कैपिटल एसेट होता है। एक्सक्लूडिंग ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सब कैपिटल एसेट है। भले ही तुम्हारे पर्सनल यूज का क्यों ना हो, ये कैपिटल एसेट। क्योंकि आमतौर पे ये सारी चीजें महंगी बिक जाती हैं। जैसे मान लो आपको पेंटिंग का शौक है, आपने पेंटिंग बनाई, घर पे लगा दी, पर्सनल यूज कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद आपने क्या किया? पेंटिंग की एग्जीबिशन लगा के पेंटिंग बेच दी। अब बनाने कॉस्ट आई 100, 200, 500, हो सकता है बिक गई 5 लाख की। भाई खरीदने वाले की आंखों में मॉडर्न आर्ट दिखनी चाहिए उसको, है कि नहीं? हो सकता है आपको दिखाई दे क्या गुचर गुचर, और सामने वाले दिखाई दे क्या बात है, बिल्कुल मजेदार। लॉ मेकर जानता है कि ऐसी चीजों में प्रॉफिट होने की संभावनाएं ज्यादा है, इसलिए उसने कहा ये कैपिटल एसेट होता है सर। बाकी कपड़े, सोफा, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, टेबल, घर के बर्तन, ये सब कैपिटल एसेट नहीं है। इनको अगर आप बेचते हैं, कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। कार बेच दी, आपने कार खरीदी थी पर्सनल यूज के लिए, थोड़े टाइम बाद आपने बेच दी, कैपिटल एसेट नहीं, कैपिटल गेन नहीं निकल। प्रॉफिट हो आप रख लीजिए, लॉस हो आप रख लीजिए, इनकम टैक्स कह रहा हम कुछ नहीं करने वाले।
समझ में आई? अभी तक दो चीजें पढ़ाई, क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं होता। पहला पढ़ाया स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा पढ़ाया मूवेबल पर्सनल एसेट। बट मूवेबल पर्सनल एसेट के अंदर कुछ एक्सेप्शंस आपको पढ़ाए हैं कि ये चीजें कैपिटल एसेट होती हैं। तीसरे में चले, नेगेटिव लिस्ट, और क्या कैपिटल एसेट नहीं होता है। आपने एग्रीकल्चरल लैंड तो सुना होगा। एग्रीकल्चर लैंड कौन सी होगी? जहां खेती बाड़ी होती, किसान की खेती बाड़ी कर रहा है, वो एग्रीकल्चरल लैंड है। कह रहा अगर आपके पास रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो साहब वो कैपिटल एसेट नहीं। छोटे जब आप रहे थे तो एक रूरल एरिया होता है और एक अर्बन एरिया होता है, क्या फर्क होता है दोनों में? रूरल एरिया मतलब गांव वगैरह, अर्बन एरिया यानी शहर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है सर वो छोड़ दो जो आपने सीखा है, हम बताएंगे कि रूरल एरिया क्या हो। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताता है कि वो रूरल एरिया है कि वो अर्बन एरिया है। हमने कहा तुम कैसे बताओगे? जरा सुनो। मान लो आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो किसी ऐसे एरिया में आता है जहां पे कोई म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड का जुरिडिक्शन आता है और उसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है। म्युनिसिपैलिटी समझते हैं? नगर निगम। कैंटोनमेंट बोर्ड समझते हैं? छावनी परिषद। जैसे कानपुर में भी आप कैंट एरिया में जाएं, कभी गए कैंट एरिया में? 10 नंबर कैंट या उस तरफ लाल बंगला साइड, कैंट एरिया में लिखा होता है छावनी परिषद में आपका स्वागत है, वेलकम टू कैंटोनमेंट बोर्ड, है ना? तो वो एरिया कैंटोनमेंट बोर्ड आर्मी के अंदर आता है, छावनी परिषद आर्मी के अंदर। और बाकी जैसे अभी यहाँ पे बैठे हैं तो ये म्युनिसिपैलिटी नगर निगम के अंदर आता है। कह रहा अगर आपके पास लैंड है, हमने कहा मान लो मेरे पास सर एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है ना, ये लैंड है। कह रहा सर ये बताओ ये किसी म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आती है क्या? हमने कहा किसी ऐसी जगह पे है जो, मान लो ये सिटी ए में है। अब सिटी मैं बोल रहा हूँ, सिटी का मतलब शहर ना समझना, सिटी मतलब एरिया, जगह का नाम। सिटी भी हो सकती है, गांव भी हो सकता है। हमने कहा ये सिटी ए है। कह रहा सर ये म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड में आता है क्या? हमने कहा हाँ आता है, या तो किसी नगर निगम के दायरे में या कैंटोनमेंट बोर्ड के दायरे में, या मे भी दोनों। कह रहा सर इसकी पॉपुलेशन, ये जो म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड है, इसकी पॉपुलेशन क्या 10,000 या उससे ज्यादा है? हमने कहा सर इंडिया ने एक ही चीज में तो तरक्की करी है, आज की तारीख में हमारी पॉपुलेशन ही तो वर्ल्ड में नंबर 1 है। चाइना भी हमसे पीछे, आपको पता ही होगा। हमने कहा नॉर्मली प्रैक्टिकली स्पीकिंग 10,000 या उससे ज्यादा होने की संभावना बहुत है। कह रहा अगर 10,000 या उससे ज्यादा है तो ये एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट है, यानी ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं माना जाएगा, ये अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, ये कैपिटल एसेट है। हमने कहा मतलब फिर क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं होती? कह रहा मान लो सर एक सिटी है बी, सिटी सिर्फ बोल रहा हूं आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए, ABCD। कह रहा है सर इसके अंदर एक एग्रीकल्चरल लैंड है। हमने कहा हाँ है। कह रहा है ये किसी जुडिक्शन या म्युनिसिपैलिटी के अंदर आती है, म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर? हमने कहा आती है। कह रहा इसकी पॉपुलेशन, हमने कहा सर इसकी पॉपुलेशन जो म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड है, इस पूरी की पॉपुलेशन लेस देन 10,000 है, 10,000 से कम जनसंख्या है। कह रहा सर ये एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, इसके बेचने पे कैपिटल गेन नहीं निकलेगा क्योंकि इसको हम रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बोलते हैं। हमने कहा सर ने सर्किल तो सिटी ए से बड़ा बनाया, सिटी बी का एरिया तो ज्यादा दिख रहा है। कह रहा है एरिया से कोई लेना देना नहीं, बड़ा शहर है छोटा शहर है क्या है गांव है, कोई मतलब नहीं। ये बताओ कि वो किसी जुडिक्शन म्युनिसिपैलिटी के या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है? हमने कहा आता है। जरा उसकी पॉपुलेशन बताओ। हमने कहा पॉपुलेशन पहला केस 10,000 या उससे ज्यादा। कह रहा वो एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, यानी कैपिटल एसेट है। और अगर 10,000 से कम है तो वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, वो कैपिटल एसेट नहीं, उसके बेचने पे कैपिटल गेन नहीं निकलता। सीए मींस हाँ यहाँ कैपिटल एसेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, ठीक है ओके। सर कई बार ऐसा भी तो होता है कि मान लो मेरे पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है और वो एग्रीकल्चरल लैंड जहां पे है, जिस जगह पे है, वो एरिया ना ही किसी नगर निगम के दायरे में आता है ना ही कैंटोनमेंट बोर्ड के दायरे में आता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप कानपुर से लखनऊ जा रहे हैं, बीच में उन्नाव पड़ता है। अब इधर कानपुर नगर निगम, उन्नाव नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, बीच में कुछ ऐसा एरिया भी आता है जो किसी नगर निगम के दायरे में नहीं आता। इवन आप कई बार ट्रेन से जाते होंगे, बीच में बहुत सारे एरिया पड़ते हैं, क्या सारे एरिया में कोई ना कोई जुडिक्शन लगी रहा है किसी नगर निगम का, किसी म्युनिसिपैलिटी का, किसी कैंटोनमेंट बोर्ड का? आंसर इज नो। तो अगर किसी के दायरे में नहीं आ रहा तो फिर क्या करें सर? अगर किसी के दायरे में नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं, मान लो ये एग्रीकल्चरल लैंड है,
ये एग्रीकल्चरल लैंड जहां पे है वो किसी भी म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर नहीं आता। फिर हम क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि इसके आसपास कौन सी म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड लगता है। मान लो ये तो नहीं आता, बट इसके पास में कौन सी म्युनिसिपैलिटी है, तो पता चला इससे थोड़ी दूर में कानपुर का नगर निगम शुरू होता है। हमने कहा सर अब क्या करें, कह रहा सर देखिए ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ऐसे करते हैं, आपको समझाता हूँ, ये हटा के एक दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। मान लो ये एक सिटी है सी, और यहां पे हमारे पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जुडिक्शन के अंदर, यानी मैं किसी म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड में आता है और इसके अंदर मेरे पास एग्रीकल्चरल लैंड है और इसकी खुद की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, 10,000 या उससे ज्यादा। अब बताओ एग्जैक्टली सिटी ए जैसा बनाया है मैंने इसको, बिल्कुल सिटी ए की कॉपी करी है। बताओ ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है ये कैपिटल एसेट है कि नहीं, ये कैपिटल एसेट है। हमने कहा सर ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने कहा आप क्या समझाना चाहते हो, कह रहा मैं समझाना चाहता हूं कि मान लो इस जुरिडिक्शन से बाहर मेरे पास कहीं पे एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, ऊपर कर देते हैं, यानी सिटी सी के अंदर नहीं है, उससे बाहर है, और ये किसी एक म्युनिसिपैलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर नहीं आता। अब क्या करते हैं, अब हम ये चेक करते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। क्या चेक करते हैं, डिस्टेंस। जैसे कई बार नहीं होता लोग कहते हैं अपना रास्ता नापो, वैसे ही रास्ता नापते हैं कि डिस्टेंस कितना है, और डिस्टेंस के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि ये एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल एसेट बोले कि ना बोले। कैसे डिसाइड करते हैं पहले पूरा समझा देता हूं, फिर पढ़ाऊंगा तो आपको मजा आएगी। पहला केस, अगर इसकी पॉपुलेशन मोर देन 10,000 है बट अप टू 1 लाख है, तो लॉ मेकर कहता है सर हम ये डिस्टेंस नापेंगे, अगर ये डिस्टेंस अप टू 2 किलोमीटर निकल के आया, कितना निकल के आया, 2 किलोमीटर या उससे कम, तो ये एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट है। लेकिन अगर मान लो एक और केस, मान लो मेरे पास यहां कहीं पे एग्रीकल्चरल लैंड था और हमने जब ये डिस्टेंस नापा तो लेट से निकल के आया मोर देन 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से ज्यादा। लो मेकर कहते हैं ऐसे में ये एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसको हम रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मानेंगे। हमने कहा फिर से एक बार समझाओ, बात कम समझ में आ रही है। कह रहा देखो भैया देखो ध्यान से समझो, इधर अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड खुद ही किसी म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है तो टेंशन की बात ही नहीं है, हम वहां की पॉपुलेशन देख लेंगे। अगर वहां की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है तो वो कैपिटल एसेट है, और नहीं तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, जैसे बी वाले में नहीं था। हम ऐसे केस में डिस्टेंस नहीं नाप रहे, काहे का डिस्टेंस नाप रहे, कुछ नहीं नाप रहे, हम तो ये देख रहे हैं हाँ तुम्हारी एग्रीकल्चरल लैंड, लेट से तुम्हारे पास कानपुर में एग्रीकल्चरल लैंड है। अब कानपुर नगर निगम के अंदर आता है, क्या कानपुर की पॉपुलेशन पूरे, क्या कानपुर की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, आंसर आया यस। तो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानी जाएगी, यानी कैपिटल एसेट की नेगेटिव लिस्ट में नहीं आती, यानी आपकी एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट है, अगर उसको बेचते हो कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी राइज होती। वहीं पे दूसरा केस, तुम्हारे पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जो किसी ऐसे नगर निगम में आता है, कोई और शहर मान लेते हैं, तो इधर मान लेते हैं उन्नाव, वैसे उन्नाव की पॉपुलेशन 10,000 उससे ज्यादा है, लेकिन मानने समझने के लिए मान लेते हैं कि मान लो उन्नाव में हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड है, उन्नाव नगर निगम जुरिडिक्शन में आता है, और वहां की पॉपुलेशन मान लेते हैं उस पूरे उन्नाव की 10,000 से कम है नहीं 10,000 से कम, लेकिन मानने के लिए 10,000 से कम है, तो आपके पास उस उन्नाव में जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, उसके बेचने पे कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटी राइज नहीं होगी, क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं था, लॉ मेकर ने उसको हटा रखा। अब बात मैं कर रहा हूं कि अगर मेरे पास एग्रीकल्चरल लैंड है किसी ऐसी जगह पे जो किसी म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के दायरे में आता ही नहीं है सर, तो क्या करें, वो किसी की जुरिडिक्शन में ही नहीं आता, वो ऐसी जगह पे है जहां ना कोई नगर निगम लग रहा है, ना नगर निगम है, ना कैंटोनमेंट बोर्ड है, ना छावनी परिषद लग रहा है, तो फिर क्या करें। तो लॉ मेकर कह रहा है
अब जो जिस जगह पे वो है उसके आसपास कौन सा नगर निगम लगता है, उस जगह तो नहीं लग रहा है, उसके आसपास जहां से भी बाउंड्री शुरू होती है, जो सबसे पास वाला नगर निगम है या कैंटोनमेंट बोर्ड है वो पकड़ो। मैं पकड़ लिया। कह रहा अब उस नगर निगम की पॉपुलेशन बताओ। कह रहा हमने 3 केसेस बनाए। हमने कहा 3? कह रहा हाँ। कह रहा एक, या तो उस नगर निगम की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख तक होगी, या 1 लाख से 10 लाख तक होगी, या 10 लाख से ऊपर होगी। अभी मैंने एक ही केस समझाया आपको। हमने कहा पहले यही मानते, मेरे थोड़ा थोड़ा सिखाया बच्चों को। हमने कहा मान लो उस नगर निगम की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1 लाख तक है, तो कहता है अब तुम्हारे पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो ग्रीन पेन से हमने लिख रखा है राइट हैंड साइड में, कह रहा उसका डिस्टेंस नापो। हमने कहां से कहां का डिस्टेंस? कह रहा जहां से नगर निगम की बाउंड्री खत्म होती है वहां से लेकर तुम्हारा एग्रीकल्चरल लैंड जहां सिचुएटेड है वहां से वहां कितना डिस्टेंस है किलोमीटर में बताओ। हमने कहा नापेंगे? कह रहा हाँ। हमने बच्चे मतलब 3 घंटे छोड़ के इंची टेप लेके नापने पहुंच जाए? कह रहे एग्जाम में तो दिया होगा। हमने कहा ठीक है। हमने डिस्टेंस नापा। कह रहा ये डिस्टेंस ये बताओ 2 किलोमीटर या उससे कम आया कि 2 किलोमीटर ज्यादा आया? हमने कहा 2 किलोमीटर तक आया, 2 किलोमीटर या उससे कम। तो कह रहा वो एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट है, उसको बेचोगे कैपिटल गेन निकलता है। हमने सर अगर 2 किलोमीटर ज्यादा आया? कह रहा नहीं। हमने कहा अच्छा सर ये बताओ, ये बताओ, मान लो बच्चों के साथ अगर ये एग्जाम्पल लें, जैसे ये सिटी बी था, ये किसी जुडिक्शन में आता था म्युनिसिपैलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड के, और इसके अंदर मेरे पास एग्रीकल्चरल लैंड थी जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम थी, तो ये तो कैपिटल एसेट था नहीं। लेकिन अगर इससे बाहर होती मान लो एग्रीकल्चरल लैंड, ये एग्रीकल्चरल लैंड बाहर है और इसके नजदीक हमने पता किया तो पता चला सिटी बी की जुडिक्शन लगती है, और सिटी बी की खुद की पॉपुलेशन 10,000 से कम है। कह रहा भैया जब सिटी बी के अंदर जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो ही कैपिटल एसेट नहीं है तो बाहर वाली तो नहीं होगी। डिस्टेंस नापने का मतलब ही नहीं बनता सर, ये कैपिटल एसेट नहीं है। हमने कहा कब? जब ये अप टू 2 किलोमीटर है कि अप टू 6 किलोमीटर है कि अप टू 8 किलो, कह रहा कुछ भी हो डिस्टेंस, ये एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, इसके बेचने में कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि जब अंदर वाली ही नहीं है तो बाहर वाली का मतलब नहीं। लेकिन अगर अंदर वाली है, अंदर वाली क्यों बन गई? क्योंकि पॉपुलेशन कितनी थी? 10,000 या उससे ज्यादा। अंदर वाली तो बाहर वाली है कि नहीं? उसके लिए बाहर वाली है कि नहीं, उसके लिए 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है कि अगर पॉपुलेशन 10,000 ज्यादा है, 1 लाख तक है, तो लॉ मेकर कहता है कि अगर बाहर वाली का डिस्टेंस अप टू 2 किलोमीटर है तो वो कैपिटल एसेट है, यानी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। और अगर मोर देन 2 किलोमीटर है तो वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मानी जाएगी, यानी वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। हमने सर अच्छा ये बताओ अगर इसकी पॉपुलेशन 1 लाख से भी ज्यादा होती तो क्या होता? क्या रिकॉर्ड डायग्राम बना लेते हैं। और जिसे मैं गोल गोल बना रहा हूं, ऐसा नहीं कि शहर गोल ही होगा, ठीक है ना, आपको सिर्फ सिखाने के लिए। हाँ तो लेट से एक और बना ले, हमने कहा सिटी डी बना लेते हैं। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए बना रहा हूं कि आपको बस समझ में आ जाए प्रोविजन, क्योंकि थोड़ी सी प्रोविजन ऐसी है कि जल्दी किसी को समझ में आती नहीं। कह रहे ये सिटी डी है और मान लो ये किसी म्युनिसिपालिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आती है और इसकी पॉपुलेशन जो है वो मोर देन 1 लाख है बट अप टू 10 लाख है। 1 लाख से ज्यादा है बट अप टू कितनी है बेटा? 10 लाख। अच्छा इसके अंदर अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है अंदर कहीं पे भी किसी भी जगह, जरूरी नहीं बीच पे ही, कहीं पे भी, तो वो कैपिटल एसेट है, वो तो है ही सर, इसमें कोई डाउट ही नहीं सर, वो तो है ही। उस पर बेचेंगे तो कैपिटल गेन निकलेगा। लेकिन सर अगर बाहर है तो क्या करोगे? बाहर मान लो यहां, लॉ मेकर कहते हैं ऐसे में हम डिस्टेंस नापेंगे यहां से यहां तक का। अगर ये डिस्टेंस अप टू 6 किलोमीटर निकला, 2 नहीं, कितना बोल रहे हैं? 6, तो ये एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट है, इसको बेचोगे तो कैपिटल गेन निकलेगा। लेकिन सर अगर मान लो थोड़ा दूर है और हमने जब डिस्टेंस नापा तो मोर देन 6 किलोमीटर निकला, तो कह रहा सर ये कैपिटल एसेट नहीं है जी। समझ पा रहे हैं बात को? देखिए जो प्रोविजन आप पढ़ रहे हैं ना, इसको समझाने के लिए जब ये आया था तो सीए को भी समझाने के लिए सेमिनार स्वीप इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट करी थी। तो आप तो स्टूडेंट हैं, बट उन्होंने भी ये डायग्राम से नहीं समझाया था। ये मैं सोचता रहता हूँ कि आपको कैसे समझाई जाए ये बातें। लॉ मेकर तो लिख के निकल जाता है, कहते तुम समझते रहना, बट आप समझ पा रहे हैं? हमने कहा सर अगर मान लो पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा होती तो कह रहा फिर 8 किलोमीटर देखते हैं। हमने कहा करके बताओ, करके थोड़ा लिख के बताओ। कह रहा ठीक है लिख देते हैं, सिटी ई मान लेते हैं, और ये सिटी ई, और एग्रीकल्चरल लैंड अगर इसके अंदर है जिसकी पॉपुलेशन कितनी, पहले पॉपुलेशन लिख देते हैं, मोर देन, बताओ कितनी लिखूं बेटा? 10 लाख, वेरी गुड।
अगर इसके अंदर एग्रीकल्चरल लैंड है तो ये कैपिटल एसेट है। सर अगर इसके बाहर है, अगर इसके बाहर है तो क्या करेंगे, यहां से यहां का डिस्टेंस नापेंगे। अगर ये डिस्टेंस अप टू 8 किलोमीटर है तो ये कैपिटल एसेट है, इसको बेचोगे कैपिटल गेन निकलेगा, यानी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। लेकिन सर अगर ये है और डिस्टेंस निकला मोर देन 8 किलोमीटर, तो बोलो बेटा ये कैपिटल एसेट नहीं है, यानी ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, ऐसा कह रहा है रॉ मेकर। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं फिर पढ़ाता हूं। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्या चीज होती है, जो या तो खुद रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्या होता है वो सुनना, या तो खुद वो किसी एग्रीकल्चरल लैंड खुद किसी म्यूनिसिपालिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के जुरिडिक्शन में आता है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, तो वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, जिसको हम सिटी भी बोल रहे हैं। या रूरल क्या होता है, जो किसी जुरिडिक्शन में नहीं आता, बाहर है, और उसके आसपास जो जुरिडिक्शन है उसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1 लाख तक है, और बाहर जब है जो उसका डिस्टेंस नापा गया, रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या चीज होती है वो समझा रहा हूं, बाहर जब है तो उसका डिस्टेंस नापा गया तो 2 किलोमीटर ज्यादा आया तो वो भी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। जितनी भी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है वो कैपिटल एसेट नहीं होती। और क्या रूरल होता है, अगर मान लो वो सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख तक है, और बाहर है, वो बाहर का जो डिस्टेंस नापा गया तो 6 किलोमीटर से ज्यादा आया, तो वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी कैपिटल एसेट नहीं है। और अगर 10 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन है तो साहब बाहर जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका डिस्टेंस हमने नापा, और डिस्टेंस अगर 8 किलोमीटर से ज्यादा है या, तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मानी जाएगी। वैसे वर्षा तो आप समझिए रहोगे, अप टू 2 किलोमीटर है तो कैपिटल एसेट है, अप टू 6 किलोमीटर है कैपिटल एसेट है, अप टू 8 किलोमीटर है तो कैपिटल एसेट है। लॉ मेकर एक और बात करता है, जब जेटली साहब थे तो वो इसमें एक और चेंज लेके आए थे। अरुण जेटली जी का नाम सुना, अब अपने बीच नहीं है। वो एक और चेंज लेके आए, तो वो कहते हैं साहब ये जो डिस्टेंस हम नापेंगे ये एरियल डिस्टेंस नापेंगे। हमने कहा एरियल सर्फ एक्सल टाइड, कह रहा एरियल एयर हवा, एरियल मतलब इफ ए बर्ड wants to fly from point A to point B तो कितना डिस्टेंस होगा। ये सेम लाइन रिपीट करी थी अरुण जेटली जी ने, मतलब मैं रिपीट कर रहा हूं लाइन, कि अगर एक चिड़िया को एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाना हो तो डिस्टेंस कितना हो, रोड डिस्टेंस नहीं नापेंगे। मैं क्या मजाक कर रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा ना, सोचो ना, टेक्निकली सोचो। जैसे मान लो कोई पहाड़ी एरिया में कभी आप घूमने गए हो, पहाड़ी एरिया में अक्सर होता है कि जैसे आप कैब में टैक्सी में बैठे हो, भैया कितनी दूर है, वो कहते हैं बस वो देखिए वहां जाना है, और वहां जाते जाते गोल गोल घूम करके कुछ लोगों को तो वॉमिट और ये सब आने लगता है, गोल गोल घूम के 2 घंटे लग गए, होता है ना, रास्ता ऐसा थोड़ा ना सीधा वहां जाना है, भगवान तक भी जैसे है सीधा, लेकिन सीधा रास्ता नहीं है ना, रास्ता बड़ा मुश्किल है। सेम तरीके से वो कह रहे साहब हम वो गोल गोल वाला रास्ता नहीं नापेंगे, क्योंकि गोल गोल वाला नापेंगे तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बनने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे, कैपिटल एसेट बनने के चांसेस कम हो जाएंगे, टैक्स की आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, तो कहते हैं हम एरियल डिस्टेंस नापेंगे। आपको नहीं नापना, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। अब आपको पढ़ के देखना हो तो पढ़ के देख सकते हैं। रॉ मेकर कितना समझता, कहां से ये दिमाग लगाता होगा बैठ के, गॉड नोस। तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया ये कैपिटल एसेट नहीं होता। आप क्या पढ़ रहे हैं भूलिएगा नहीं, नेगेटिव लिस्ट पढ़ रहे हैं, नेगेटिव लिस्ट जो कैपिटल एसेट नहीं होता, बट नेगेटिव लिस्ट के अंदर आपने पढ़ा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होता, और इसमें भी एक्सक्लूडिंग वर्ड लिखा है, यानी नेगेटिव के अंदर एक और नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस होते हैं। मतलब अब जो पढ़ने जा रहे हैं, जो 1 2 और 2 के अंदर एबीसी, ये कैपिटल एसेट होते हैं, नेगेटिव के नेगेटिव है, यानी क्या चीज कैपिटल एसेट होती है। इनको हम रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं बोलते, इनको नहीं बोलते, एनी एरिया विद इन द जुडिक्शन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी और ए कैंटोनमेंट बोर्ड विच हैज पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर, जिसकी पॉपुलेशन कितनी हो, जो प्रीसीडिंग जनगणना हुई जिसकी फिगर्स पब्लिश्ड हैं, जो सेंसस की फिगर, सेंसस समझते हैं ना, जनगणना, उसकी पॉपुलेशन देखेंगे 10,000 या उससे ज्यादा है, और उस जगह पे, उस जुरिडिक्शन में आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, वो कैपिटल एसेट है। तो इसका उल्टा क्या बना कि अगर उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी तब रूरल होगा, जिस जुरिडिक्शन में आपके एग्रीकल्चरल लैंड है उस जुरिडिक्शन की पॉपुलेशन कितनी हो, 10,000 से कम। सर अगर वो
किसी जुडिक्शन में नहीं आता, बाहर है, तो क्या करेंगे? तो फिर हम क्या करेंगे? एनी एरिया, मतलब कौन सी कैपिटल एसेट होती है वो ये पढ़ने जा रहे हैं। एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस जो मेजर्ड करेंगे ईयरली फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी और ए कैंटोनमेंट बोर्ड, उसके आसपास नजदीकी जो म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड होगा वहां से नापेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? जो एग्रीकल्चरल लैंड किसी जुडिक्शन में नहीं आती उसकी बात कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस निकला नॉट बीइंग मोर देन 2 किलोमीटर, क्या इसको अप टू 2 किलोमीटर भी हम बोल सकते हैं? 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं, यानी अप टू 2 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस निकला अप टू 2 किलोमीटर, कहां से? फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड से जब हमने नापा तो 2 किलोमीटर तक का डिस्टेंस निकला। कौन सी? ऐसी लोकल लिमिट जो म्युनिसिपैलिटी की जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा थी, लेकिन कितनी थी? 1 लाख तक। तो क्या पढ़ रहे हैं? ये चीज कैपिटल एसेट होती है, क्योंकि नेगेटिव का नेगेटिव था ना, यानी ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। तो इसका अदरवाइज मैंने क्या पढ़ाया आपको? क्या इंटरप्रिटेशन पढ़ाई मैंने आपको? यानी मोर देन 2 किलोमीटर है तो फिर वो कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। और अप टू 2 किलोमीटर है तो वो कैपिटल एसेट है, क्योंकि वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। सेम तरीके से सेम एबीसीडी सब सेम सेम लिखा है, बस अंतर क्या है? अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक है, 1 लाख ज्यादा है और 10 लाख तक है, तो अप टू 6 किलोमीटर तक वो कैपिटल एसेट है। 6 किलोमीटर से ऊपर का डिस्टेंस है तो कैपिटल एसेट नहीं है। 10 लाख से ज्यादा डिस्टेंस है, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो अप टू 8 किलोमीटर तक वो कैपिटल एसेट है, और 8 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिए हुए हैं, आप अपनी शीट बंद कर दीजिएगा, शीट की तरफ प्लीज मत देखिएगा। एक क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन करा दूं फिर आपके सारे डाउट लूंगा, ठीक है ना? बस 5 मिनट शांति से देख लीजिए, हो सकता है डाउट खत्म हो जाए। क्या क्या कॉलम्स है? अपनी शीट में तो नहीं देख रहे हैं, शीट में देखिएगा। एक कॉलम है एरिया का, एक मैंने लिया है कि शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस जब हमने नापा लोकल लिमिट ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड से तो कितना आया। एक पॉपुलेशन का कॉलम लिया है कि पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, जिसकी रिलेवेंट फिगर्स पब्लिश हो चुकी थी 1 अप्रैल से पहले। और एक लिया है ये कॉलम, ये मतलब ये आंसर आपको बताना पड़ेगा कि जो लैंड सिचुएटेड है क्या वो कैपिटल एसेट है कि नहीं, क्या वो कैपिटल एसेट है कि नहीं। मतलब अगर कैपिटल एसेट आप कहेंगे है, यानी इस पे कैपिटल गेन निकलेगा, और कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। अगर आप कहते हैं कैपिटल एसेट नहीं है तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है ना? अब ध्यान से पढ़ते हैं, तो आखिरी वाला कॉलम मैं छुपा रहा हूं क्योंकि वही तो आंसर है, एक एक करके, है ना? यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, और ये ABCD कुछ नहीं, एरिया का नाम ले लिया कुछ भी, है ना? पहला, जहां पे एरियल डिस्टेंस जब हमने नापा तो 1 किलोमीटर निकला, और उस जुरिडिक्शन की पॉपुलेशन खुद की 9,000 थी। क्या ये कैपिटल एसेट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सर इसके अंदर क्यों ना होता तो भी कैपिटल एसेट ना होता। इस जुरिडिक्शन म्युनिसिपैलिटी के अंदर एग्रीकल्चर लैंड होता तो भी ना होता, तो बाहर का तो मतलब ही नहीं बनता, चाहे कितने भी किलोमीटर हो, ये कैपिटल एसेट ही नहीं, क्योंकि इसकी खुद की पॉपुलेशन 10,000 से कम है। दूसरा केस, उसकी पॉपुलेशन तो 12,000 है, और जब बाहर वाले का हमने डिस्टेंस नापा तो डिस्टेंस आया 1.5 किलोमीटर। क्या ये कैपिटल एसेट है? यस, पक्का, वेरी गुड। तीसरा, पॉपुलेशन नापी 11 लाख आई, डिस्टेंस देखा 2 किलोमीटर आया, क्या ये कैपिटल एसेट है? 11 लाख में तो अप टू 8 किलोमीटर तक कैपिटल एसेट होता है, तो 2 ही किलोमीटर है, कैपिटल एसेट है। वेरी वेरी गुड है। पॉपुलेशन देखी 80,000 आई, डिस्टेंस देखा 3 किलोमीटर, बोलो यस और नो में आंसर दीजिए। नो, आर यू श्योर? कितने लोग नो कह रहे हैं जल्दी से हैंड रेज करते हुए? कोई यस वाला? ये कौन सा केस है? ABC किस में जाएगा? अप टू 2 किलोमीटर वाले में, अप टू 6 किलोमीटर में, कि अप टू 8 किलोमीटर में? फर्स्ट वाले में, क्योंकि फर्स्ट वाले की पॉपुलेशन लिखी थी मोर देन 10,000 बट अप टू 1 लाख, 10,000 से ज्यादा लेकिन 1 लाख तक पॉपुलेशन बेटा है 80,000, तो ये पहले में जाएगा। और पहले वाले में था कि अगर 2 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है तो कैपिटल एसेट है, 2 किलोमीटर से ऊपर का है तो कैपिटल एसेट नहीं है। तो 3 किलोमीटर है, तो आप लोग ज्यादातर लोग सही थे, नो है। पहले इतने का आंसर आपको दिखा देता हूं, नो, यस यस नो, सही जा रहे हैं हम लोग। चलो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आगे चलते हैं। फिफ्थ वाला, पॉपुलेशन है 3 लाख, 4 किलोमीटर, यस और नो, आर यू श्योर? ABC में किसमें है ये? सेकंड वाले में, अप टू 6 किलोमीटर वाले में। उसकी पॉपुलेशन कितनी थी? 1 लाख से 10 लाख। हाँ सर, 1 लाख से 10 लाख के बीच में 6 किलोमीटर तक होता है तो कैपिटल एसेट होता है ना सर? तो है ना सर? है बोल रहे ना, यस बोल रहे ना? ठीक है, यस ठीक है। 12 लाख में बताओ ये वाला 5 किलोमीटर, यस और नो? यस, पक्का? कितने तक होता है इसमें तो बन जाता?
8 तक होता तो बनता, 8 से ऊपर होता तो नहीं बनता। 8000, 6 किलोमीटर। नो, आर यू श्योर? सभी लोग नो। अच्छा, अगर 6 नहीं होता, 1 किलोमीटर होता तो तुम्हारा आंसर क्या होता? तो भी नो ही होता, क्योंकि खुद की पॉपुलेशन तुम्हारी 10,000 या उससे ज्यादा नहीं है, तो इसको 6 ही कर देते और आंसर नो है। ओके, और 4 लाख 7 किलोमीटर, यस और नो? एबीसी किस में जाएगा? मतलब अप टू 2 किलोमीटर में, 6 किलोमीटर में, कि 8 में? बी वाले में, 1 लाख से 10 लाख वाले में, और उसमें 6 किलोमीटर तक कैपिटल एसेट होता है, 6 किलोमीटर से ऊपर नहीं होता। तो यस कि नो? आर यू श्योर? नो? नो, 6 किलोमीटर तक होता तो कैपिटल एसेट होता, 7 है तो। 10,50,000, 8 किलोमीटर, यस। 15 लाख, 9 किलोमीटर, नो? नो। इतने आंसर आप और चेक कर सकते हैं। नो नो, यस यस, नो नो, नो नो, यस यस, यस यस, नो नो, यस यस, सब ठीक ही है। ठीक है, अब आप अपना डाउट पूछिए। कहाँ लिख, कहाँ पे, कहाँ पे? हाँ, जिसमें आप एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल वर्क कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, उसको नॉर्मल लैंड। नॉर्मल लैंड में अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसको आपने एग्रीकल्चरल लैंड घोषित करवा दिया है, तो फिर हम उसको एग्रीकल्चरल लैंड की डेफिनेशन में ले लेंगे। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड ही क्यों ना हो, लेकिन लेट से आपने उसमें फ्लैट बना दिए। आजकल बहुत से क्या होता है ना, अराजी की जमीन आपने सुनी होगी, लोग ले लेते हैं, खेती बाड़ी की, किसान की जमीन ले ली, फ्लैट बना के बेच दिए। खेती बाड़ी थोड़ी ना हो रही है उसमें, वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। और जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है वो एक्सेप्शन में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वर्ड ही शुरू हुआ है एग्रीकल्चर लैंड। तो जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है वो तो कैपिटल एसेट है ही, उसमें कोई डिस्टेंस या कोई पॉपुलेशन का हम देख ही नहीं रहे। हम तो बात कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी बात कर। तो एग्रीकल्चर लैंड कौन सी होती है? जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, और बताइए। बाकी रजिस्ट्री वगैरह से भी दिख जाता है कि कौन सी जमीन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, चल जाता है। हाँ जी, कोई डाउट अगर दिमाग में आता हो? नहीं, क्लियर है सभी को? ओके सर, 3 एक्सेप्शन तो आपने पढ़ा दिए, ये कैपिटल एसेट नहीं होते। पहला स्टॉक इन ट्रेड पढ़ाया, दूसरा मूवेबल पर्सनल एसेट पढ़ाया, तीसरा आपने रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पढ़ाया, चौथा आप कौन सा पढ़ाने वाले हो? चौथा, अगर आपने गोल्ड बॉन्ड्स खरीद रखे, गोल्ड को नहीं बोल रहे हम, गोल्ड बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मतलब तो पेपर, पेपर खरीदा है ना, जिसकी वैल्यू गोल्ड के बराबर है। या अभी आपने सुना होगा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, अगर सुना है, नहीं सुना है तो आप गूगल कर सकते हैं, बाकी स्कीम नहीं पूछेगा इनकम टैक्स में, व्हाट डू मीन बाय गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो अगर आपने गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे हैं जो 1999 में इशू हुए थे, या डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो इशू हुए हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में, ये भी कैपिटल एसेट नहीं है, इन पे कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। और मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, एडिशनल जानकारी के लिए दिया है, इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वैसे तो इंटरेस्ट सारे कहाँ टैक्सेबल होते हैं, आई फॉल्स में, यहाँ तो होते भी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि इस पे इंटरेस्ट भी जो मिलेगा ना गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत, आपको जो सर्टिफिकेट्स मिले हैं उस पे ब्याज मिलता है 2.5% का, वो ब्याज भी एग्जम्प्ट होता है। तो लॉ मेकर ने इसको बढ़ावा देने के लिए कि आप फिजिकल गोल्ड मत खरीदिए सर, आप पेपर गोल्ड खरीद लीजिए। अंतर समझते हैं फिजिकल गोल्ड पेपर गोल्ड में? पेपर गोल्ड खरीदते हैं तो रिस्क भी नहीं है कि चोरी हो जाएगा, और वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, तो जो जब रिडीम होगा तो उस समय जो गोल्ड का भाव होगा उसके हिसाब से आपको पैसे दे देंगे सर। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से हमने पहले हटा दिया सर, कैपिटल गेन भी नहीं लगाएंगे, तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये पॉइंट लाया गया। यानी ये 4 चीजें कैपिटल एसेट नहीं थी, स्टॉक इन ट्रेड, मूवेबल पर्सनल एसेट, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, एंड अभी आपने पढ़ा गोल्ड बॉन्ड्स 1999, या डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो इशू है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। इसका मतलब ये हुआ सर कि इन 4 को छोड़ के बाकी सारी चीजें कैपिटल एसेट है। मान लो आपके पास एक मशीन है जिसको आप बिजनेस में यूज करते हो, मान लो मेरा बिजनेस है, मैं ये पेन प्रोड्यूस करता हूं, पेन की मैन्युफैक्चरिंग का मेरा बिजनेस है, और पेन को बनाने के लिए मैंने एक मशीन खरीद रखी है। मशीन से क्या करता हूं? पेन बनाता हूं, पेन बेचता हूं, मशीन नहीं बेचता। मशीन बेचता होता तो मशीन होती स्टॉक इन ट्रेड,
पीजीपी की इनकम निकलती है। अगर मेरा मेन काम मशीन बना के बेचने का है या मशीन खरीद के बेचने का है तो पीजीपी की इनकम जनरेट होती है। बट सवाल आ रहा है साहब, मेरा काम है पेन बनाने का, मेरे पास मशीन है, मशीन खराब हो गई, मैंने बेच दी। सर होता ही है व्यापार में, पुरानी हो गई, बेच दी, ऑब्सोलीट हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ये हो गया, वो हो गया। क्या सर ये कैपिटल एसेट था? हाँ जी, ये कैपिटल एसेट था। एक्सेप्शन में कहां है? एक्सेप्शन में जब नहीं तो कैपिटल एसेट है ना। आपने ऊपर डेफिनेशन क्या पढ़ी? पॉजिटिव लिस्ट। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल। और बार बार मैंने लिखा नहीं लेकिन मैं चिल्ला रहा हूं, वेदर फिक्स्ड और सर्कुलेटिव, यानी सभी कुछ कैपिटल एसेट है, बस नेगेटिव लिस्ट वाला कैपिटल एसेट नहीं है। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया जान मुझके लिए, कैपिटल एसेट है, बिल्कुल है जी। कैपिटल गेन की बात आएगी जी, आएगी, कैसे निकलेगा या नहीं निकलेगा वो बात की बात है, बट कैपिटल एसेट है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सर अच्छा पेन बनाते, पेन बेचते हैं, पेन बना के पेन बेच रहे, कैपिटल एसेट है? मशीन से पेन बनाते, पेन बेचते, पेन कैपिटल एसेट है? क्यों नहीं है? स्टॉक इन ट्रेड है, व्यापार है आपका इस चीज का। लैंड खरीदते हैं बेचते हैं, जमीन खरीदते हैं बेचते हैं, जमीन खरीदते हैं बेचते हैं, कैपिटल एसेट है? नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड। हमारे पास एक जमीन पड़ी थी, हमने बेच दी, 100 करोड़ की बिक गई, कैपिटल एसेट है जी। क्या कैपिटल गेन हमेशा पॉजिटिव इनकम आएगी? पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। कैपिटल गेन निकालना तो सबसे आसान होता है, जितने की खरीदी माइनस जितने की बेची। 10 करोड़ की बेची, 1 करोड़ खरीदी, 9 करोड़ का फायदा। बाकी तो निकालना आपको सिखाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा तो ऐसे ही है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब सर जब सभी कुछ कैपिटल एसेट है इन चार को छोड़ के, तो लॉ मेकर ने पॉजिटिव लिस्ट बनाते समय ये पॉइंट लिखा, ये तो समझ में आ रहा था। फिर ये लिखने की क्या जरूरत पड़ गई सर? क्योंकि जब पॉजिटिव लिस्ट बना रहे थे तो आपने नेगेटिव वाले हटा दिए, तो सभी कुछ कैपिटल एसेट है, तो ये अलग से क्यों लिखा? ये जो पढ़ने जा रहे हैं ये भी कैपिटल एसेट होता है। बट मेरा पहला क्वेश्चन ये लिखा क्यों तुमने? ना भी लिखते तो डीम्ड था ना कि जो नेगेटिव लिस्ट में नहीं है वो सब क्या है? कैपिटल एसेट। अब हुआ क्या सुनो, पहले ये लॉ में नहीं था, बाद में अमेंड किया गया था, बाद में चेंज हुआ, तभी कुछ ही साल हुए। हुआ क्या, आपने FII का नाम सुना होगा, सुना है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फुल फॉर्म लिखा था। अब पहले मैं समझाता हूं पूरी गाथा, फिर ये आपको ये जो 2 लाइनें तब समझ में आएंगी। हुआ क्या, इन्होंने ना, जैसे सपोज करिए सर हम लोग शेयर्स खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं। मान लो मैंने कुछ कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, मेरे को लगा यार मार्केट बढ़ गया, मैंने बेच दिए। मेरे पास रिलायंस के शेयर थे, मुझे कहा यार थोड़ा सही प्रॉफिट मिल रहा है, मैंने बेच दिया। तो मेरे लिए कैपिटल गेन की इनकम निकलती है। क्यों? क्योंकि शेयर खरीदना बेचना मेरा मेन काम तो है नहीं, मेरे लिए शेयर जो है वो कैपिटल एसेट है। कैपिटल गेन निकलेगा, मे बी लॉन्ग टर्म, मे बी शॉर्ट टर्म, वो दिखाएंगे कैसे निकलता है, लॉन्ग टर्म कब, शॉर्ट टर्म कब, बट कैपिटल गेन निकलेगा। बट जिन लोगों का मेन एक्टिविटी यही है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको ट्रेडिंग की तरह लेते हैं, एज इन्वेस्टमेंट नहीं लेते। तो लॉ मेकर कहते हैं सर आप अपने हिसाब से बता देना, अगर आपको लगता है कि ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है, खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं, हमारा मेन काम यही है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, सुबह से लेके शाम तक, है ना, सुबह 9 सवा 9 बजे बैठ जाएंगे तैयार होकर के, 3 सवा 3 बजे, 3 तक बैठे रहेंगे, पूरे दिन यही तो करते रहते हैं। स्टॉक मार्केट में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनका मेन काम ही इसी चीज का है। तो उनके लिए वो हो गई ट्रेडिंग एक्टिविटी, यानी कौन सी इनकम हो गई? पीजीबीपी की। और जिसके लिए ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है उसके लिए कौन सी इनकम हो गई? कैपिटल एसेट है तो कैपिटल गेन। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है आपके लिए तो वो कैपिटल एसेट है, कैपिटल गेन है वो शेयर वगैरह। और अगर आपके लिए ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो बीजेपी है। अब ये निकालना बड़ा मुश्किल काम है कि हमारे लिए क्या है। तो लॉ मेकर ने बहुत पहले एक सर्कुलर दिया था जिसमें उसने कहा था कि सर आप अपने हिसाब से डिक्लेयर कर दीजिएगा कि आपके हिसाब से क्या है, हम उसको मान लेंगे। अगर आप कहते हो ट्रेडिंग एक्टिविटी, पीजीपी में टैक्सेबल करा लेना। अगर आप कहते हो सर शेयर खरीदते बेचते हमारी ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, कैपिटल गेन में टैक्सेबल करा लेना। ज्यादातर लोग कैपिटल गेन में टैक्सेबल करा लेते हैं, बाकी करा आप दोनों में किसी में भी सकते हैं, शर्त है प्रूफ कर लो। अब हुआ क्या, पीछे देखा गया कि एफआईआईज ने यहां पे इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, भारी विदेशी लोगों ने इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदे, और जब उनको मुनाफा लगा तो उन्होंने बेच दिए। उसके बाद जब उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा, भाई वो इनकम यहाँ टैक्सेबल होगी। अगर आपको याद हो तो आपने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था, करूं इतनी पुरानी बातें कि पुराने गले मुर्दे ना उखाड़ू, पक्का? हाँ, वो पुरानी बात में आपने पढ़ा था, वो इनकम एक्रूराइज इन इंडिया बन जाती है, क्योंकि थे तो वो इंडियन कंपनी के शेयर।
तो इनकम एक्रूराइज इन इंडिया तो सभी के हमने टैक्सेबल होती है, चाहे तुम ओआर हो, चाहे एनओआर हो, चाहे एनआर हो। तो भैया तुमने इंडियन कंपनी के शेयर बेचे टैक्सेबल, तो उन्होंने अपना आईटीआर भरा। अब आईटीआर जब भरा तो उन लोगों ने क्या किया, इसको अपनी कैपिटल गेन की इनकम दिखाई। ध्यान से सुनते जाना, ये क्लॉज क्यों आया था, लॉ में कहीं मिलेगा नहीं तुमको क्यों आया, बट हम लोग काफी टाइम से इस फील्ड में है, प्रैक्टिकली भी इस फील्ड में, तो देखते रहते हैं क्यों, क्या कर रही है सरकार, क्यों कर रही, क्या कारण था। तो साहब उन लोगों ने आईटीआर भरा, ज्यादातर एफआईआईज ने कैपिटल गेन की इनकम दिखाई। एओ ने क्या किया, एसेसिंग ऑफिसर, एओ मतलब एसेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर एओ बोलते हैं, एसेसिंग ऑफिसर। एओ ने क्या किया, एफआईआई को एससीएन इश्यू कर दिए, शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस समझते हैं, कारण बताओ नोटिस, नोटिस समझते हैं ना, नोटिस इश्यू कर दिए। एओ ने कहा सर क्यों नहीं हम इसको आपकी पीजीबीपी की इनकम मान ले, हमारे हिसाब से तो सर ये आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी थी, ये पीजीपी की इनकम होनी चाहिए, कैपिटल गेन क्यों माने। जब ऐसा हुआ तो एफआईआईज ने कहा कि सर देखिए इसीलिए हम इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करते। भाई आपको बताएं, आपको सच बताएं, इंडिया के अंदर रिसोर्सेज बहुत है, कमी नहीं हमारे यहां, और चीप रिसोर्सेज है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अभी तुम्हें यूएस में कोई फैक्ट्री लगानी हो, वहां पे खरीदोगे तुम लैंड डॉलर्स में, यहां खरीदोगे रुपए में, लेबर सस्ती है, रिसोर्सेज सस्ते हैं। तो विदेशियों में बहुत पैसा, सिंगापुर वगैरह बहुत पैसा है, काहे नहीं इन्वेस्ट करते यहाँ पे। जिस हिसाब से यहाँ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं आती, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट आएगी हमारे लिए बढ़िया, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइज होगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। बट एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाते हैं, वहां इन्वेस्ट कर लेंगे, यहाँ नहीं इन्वेस्ट करते, क्योंकि उनका सबसे बड़ा डर यह है कि साहब आपकी कहने और करने में, आपकी कथनी में और आपकी करनी में बड़ा अंतर है। यानी इन बातें समझ में आ रही हैं आप कहते कुछ हैं, कर कुछ देते हैं। तो जब इनको नोटिस इशू किया गया तो एफआईआई ने कहा कि सर देखिए आप लोग परेशान करते हैं, इसीलिए हम इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करते। आपने कहा था कि सर हम जो एक्टिविटी दिखाएं वो मान सकते हैं, कैपिटल गेन माने तो कैपिटल गेन, वो माने तो वो। जब ऐसा हुआ तो बोर्ड मतलब सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ईओस को फटकार लगाई कि तुमने ऐसी नोटिस क्यों इशू करी। पहले तो वो सारी नोटिस खारिज करी गई, खारिज समझते हैं क्या, कैंसिल कर दी गई, हाँ। और आगे से ऐसा वो लोग ना करें, वो परेशान ना करें, और एफआईआई का विश्वास जीतने के लिए कि सर आप परेशान न होइए, आप न जाइए हमारे यहां से सर, अरे उनका विश्वास जीतने के लिए लॉ मेकर ने सेक्शन 2 क्लॉज 14 अमेंड किया और पॉजिटिव लिस्ट में डाल दिया कि अगर एफआईआई इन्वेस्ट करते हैं इन अकॉर्डिंग विद सेबी, इंडिया के शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए वो कैपिटल एसेट ही माना जाएगा। चाहे ये चिक चिक कहता रहे कि तुम्हारे लिए वो तो स्टॉक इन ट्रेड है, तब भी वो कैपिटल एसेट है, पॉजिटिव लिस्ट में डाल दिया कि सर अब आप परेशान ना हो, अब हम आपको 2 राय पे नहीं छोड़ेंगे, आप आओ ना सर, खरीदो ना सर शेयर, आपके लिए कैपिटल एसेट ही है ना सर, हम आपको टेंशन नहीं देंगे। उनका विश्वास जीतने के लिए पॉइंट डाला गया, क्योंकि इस पॉइंट की जरूरत नहीं थी ना। वैसे भी जब आपने कहा कि जो चीज नेगेटिव लिस्ट में नहीं आती वो पॉजिटिव लिस्ट में है, बट लॉ मेकर कह रहा है सर, एओ परेशान कर रहा था, एओ कह रहा था ये स्टॉक इन ट्रेड मान लेंगे, तो एओ ऐसा ना करे, इसीलिए बोर्ड ने इसको चेंज करवाया। अमेंड है, पढ़िए अब याद ध्यान से, बिसाइड्स इट इंक्लूड्स, बिसाइड मतलब इसके अलावा, इसमें और क्या आएगा, मतलब कैपिटल एसेट में और क्या आएगा, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एवरीवन नहीं लिखा है। हम लोगों के लिए, अब हम लोग पास जो शेयर खरीदते हैं अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि कहीं ऐसा ना हो हमने कैपिटल गेन दिखाया वो कह रहे हैं पीजीपी है। हमारे लिए क्लियर नहीं किया लॉ मेकर ने, किसके लिए क्लियर किया है, हाँ हम लोग के लिए तो कह रहे तुम तो यहीं, तुम कहां भागोगे, उन्नाव जाने तक के तो पैसे नहीं तुम्हारे पास, है ना। तो उनका विश्वास जीतने के लिए बिसाइड इट इंक्लूड्स एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर व्हिच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटी इन अकॉर्डिंग विद द रेगुलेशंस मेड अंडर सीबी। तो एफआईआईज जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए वो कैपिटल एसेट ही है, भले ही क्यों ना वो कह दे कि सर तुम्हारा तो स्टॉक इन ट्रेड, तुम तो मेन काम ही ये कर रहे हो, तब भी वो कैपिटल एसेट है। उनसे कहा कि सर आप बिंदास उसको कैपिटल गेन में दिखाइए, आपको कोई नोटिस इश्यू नहीं करेगा, कोई तुमको परेशान नहीं करेगा आगे से। समझ में आ गया, पक्का। तो अब आपको कैपिटल एसेट क्या होता है ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां तक में अगर आपका कोई डाउट है तो फिर इतना पूछिए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको प्रैक्टिकली लेके चलूं कि ये क्यों आया था, क्या लाने की इसको जरूरत पड़ी, ताकि रिटेन जल्दी होगा, समझ में जल्दी आएगा। तो क्लियर है, आगे चलें। तो सर आपने सेक्शन 45 पढ़ा, चार्जिंग सेक्शन जो कैपिटल गेन का था, जो कि कह रहा था सर 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 कंडीशन, एक थी कैपिटल एसेट, दूसरा सर वो ट्रांसफर होना चाहिए। कैपिटल एसेट आपने पढ़ा दिया क्या होता है, या ज्यादा जरूरी आपने ये पढ़ा है क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं होता है। अब ये बताइए सर ट्रांसफर क्या होता है या ट्रांसफर क्या नहीं होता है। ट्रांसफर वर्ड का मतलब क्या है,
लॉ मेकर यहां पे सेल वर्ड भी तो यूज कर सकता था, बट उसने जानबूझ करके ट्रांसफर वर्ड यूज किया और ट्रांसफर वर्ड की डेफिनेशन बताई। और लॉ मेकर ने ट्रांसफर वर्ड की डेफिनेशन बताई, इंक्लूसिव डेफिनेशन। डेफिनेशन जब भी बनाई जाती है ना, तो दो तरीके होते हैं, एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बन सकती है, एक इंक्लूसिव। ये सब समझते हो? इंक्लूसिव का मतलब होता है कि जो आप समझते हो वो तो ट्रांसफर है ही, और ये भी है। मतलब अगर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बना दी जाए किसी चीज की, तो जो लिखा है वो उतना ही ट्रांसफर है, बट वो स्कोप कभी खत्म नहीं करता। उसने कहा सर ट्रांसफर इंक्लूड्स, हालांकि उस इंक्लूड्स में लिख तो सब दिया उसने। जब लिखता है तो पता नहीं कहां से डिक्शनरी खोलता है, क्या करता है, गूगल करता है, सारे वर्ड्स डाल देता है। बहुत ब्रॉडर वर्ड है ट्रांसफर, जिसका मतलब क्या है सर? आउट। ट्रांसफर किसके लिए पढ़ने हैं? इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट के लिए पढ़ना है कि कैपिटल एसेट को कब हम ट्रांसफर मानेंगे। इंक्लूड वर्ड है, इंक्लूड क्या? सेल। सेल समझते हो? नॉर्मल कोर्स में आपने लैंड बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, ज्वेलरी बेच दी, या कोई कैपिटल एसेट बेच दिया, बेचना, सेल। क्या वो ट्रांसफर है? आंसर इज यस सर, वो तो है। और क्या ट्रांसफर है सर? एक्सचेंज। आपने ज्वेलरी देके लैंड ले ली, पैसे ना लेकर के, एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम, क्या ये ट्रांसफर है? आंसर इज यस, ये भी ट्रांसफर है। या फिर रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट या एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन। रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है टू गिव अप, एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है खत्म हो जाना। मैं समझाता हूं आपको। मान लो आपके पास कोई कैपिटल एसेट है और आपने उसके अधिकार रिलिंक्विश कर दिए, किसी को दे दिए कि अब हमें नहीं चाहिए इसके अधिकार, गिव अप कर दिए, छोड़ दिए कि हम जा रहे हैं यार, बहुत हो गया, समूह आया है, हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग पे निकलना है, हमें ये सब नहीं चाहिए, गिव अप कर दिया। निर्मला जी कह रही सर रुकिए प्लीज, पर वेट, ये ट्रांसफर हो गया। हमने कहा बेचा थोड़ी ना। कह रहे सर अगर कोई राइट, मान लो सपोज करो किसी के पास कोई मैनेजमेंट राइट है, किसी कंपनी को मैनेज करने के राइट है, और उसने वो राइट गिव अप कर दिया कि नहीं चाहिए, दिस इज ऑल्सो ट्रांसफर। ट्रांसफर की डेफिनेशन जब लॉ मेकर ने बनाई, भयानक बनाई। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, एक्सटिंग्विशमेंट समझिए, खत्म हो जाना। मतलब जैसे इसका एग्जांपल आपको समझाऊं, मान लीजिए मिस्टर एक्स के पास एक घर है। सुबह ये ऑफिस के लिए निकले तो ये घर था, लेकिन जब शाम को आए तो क्या देखते हैं, यहां पे ये घर नहीं है। लेट से बीच में अर्थक्वेक आया, घर चला गया, और मिस्टर एक्स बड़े परेशान। लॉ मेकर कह रहा है ये तो ट्रांसफर हो गया, दिस इज ट्रांसफर। लॉ मेकर कितना निर्दयी, निर्लज, इसे ज्यादा हिंदी नहीं आती, वो देख सकते हैं आप यहां पे, कह रहे ये भी ट्रांसफर है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने इंटेंशनली किया हो, हम इंटेंशन देख ही नहीं रहे, इंटेंशनली हो, अनइंटेंशनली हो, कुछ भी हो, ट्रांसफर है। लेट से आपने इंश्योरेंस करा रखा था, इंश्योरेंस का कंपनी ने क्लेम दिया, लॉ मेकर कह रहा अच्छा क्लेम मिला, ये सेल कंसिडरेशन हो गया, कितना क्लेम मिला? आपने कहा 2 करोड़। कह रहा अच्छा, कह रहा खरीदा कितने का था? आपने कहा 10 लाख का। कह रहा 1,90,00,000 कैपिटल गेन। वो इंसान रो रहा है बैठ के, घर चला गया। निर्मला जी हंस रहे, हमें इस पे टैक्स मिलेगा। तो लॉ मेकर ने ट्रांसफर की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड बनाई है, बहुत सोच समझ के उसने ट्रांसफर वर्ड यूज किया है, सेल वर्ड यूज नहीं किया। जब भी लॉ मेकर को ना कुछ ऐसा लॉ बनाना होता है, अंदर की बात बता रहा हूं, किसी को बताइएगा नहीं, वो ना विदेशी लॉ देखता है कि वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, धीमे से देख के आता है। जैसे एग्जाम में नहीं, स्कूल टाइम में आप धीमे से, ठीक बाकी बना लेंगे, पहली लाइन दिखा दो तुम, बाकी हम बना लेंगे। जैसे वो देख के आता है, अच्छा लोग बाकी कंट्रीज क्या करती हैं, फिर कहता है कॉपी किसी का नहीं किया। ना बाबा ना, चीटिंग वीटिंग नहीं करते। फिर वो अपना नया निकालता है कि ये ले। तो ट्रांसफर एक ब्रॉडर वर्ड है जिसके अंदर क्या क्या आता है। ट्रांसफर इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट। ऐसे भी आप याद कर लोगे तो चल जाएगा। और पूरा अगर आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है तो आप वर्ड टू वर्ड याद कर सकते हैं। ट्रांसफर इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन, और कंपल्सरी एक्विजिशन। ये क्या है सर? कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ।
कंपल्सरी एक्विजिशन आपको मैंने जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पढ़ाया था तो वहां पे इंटरेस्ट आया था ऑन कंपनसेशन और इनहेंस कंपनसेशन, जिसका 50% इंटरेस्ट की छूट थी और 50% टैक्सेबल था, वहां समझाया था। एक बार और समझा देता हूं। मिस्टर एक्स के सारे गंदे एग्जाम्पल मिस्टर एक्स के ऊपर। मान लो मिस्टर एक्स का ये घर है और लेट से कानपुर में मेट्रो बननी है, मेट्रो का मैप बना कि मेट्रो ऐसे जाएगी और बीच में आ रहा था किसका घर, मिस्टर एक्स। अब गवर्नमेंट मिस्टर एक्स कहेगी ये घर मुझे दे दे ठाकुर, ये घर मुझे दे दे मिस्टर एक्स, और ये घर गवर्नमेंट क्या करेगी, मिस्टर एक्स से छीन लेगी। उसको बोलते हैं कंपल्सरली एक्वायर कर लेना, और इसके बदले में देगी इसको मुआवजा, क्लेम, कंपनसेशन। तो अगर कंपल्सरली एक्वायर हो रहा है, घर था कैपिटल एसेट था, कंपल्सरली एक्वायर हो रहा है, ट्रांसफर है, और अगर ट्रांसफर है तो कैपिटल गेन भी निकलेगा। मिस्टर एक्स कह रहा है अरे हमने अपनी मर्जी से नहीं बेचा है, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी बहुत ब्रॉडर डेफिनेशन है ट्रांसफर की। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन बनाते समय उसने सब बना डाला कि सभी कुछ ट्रांसफर है, हर एक चीज जो आप कर रहे हैं वो क्या है, ट्रांसफर है। कुछ भी कर डालोगे ट्रांसफर हो गया। क्या क्या, सेल, याद करो वर्ड्स याद कर लो आप, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन। और उसके बाद भी मैंने आपसे कहा देखो लिख तो सब दिया, कुछ बचा नहीं था, और उसको लगा ऐसा ना हो कि कुछ बच गया और बाद में लोग कहें ये तो बच गया, तो उसने कहा हम तो इंक्लूसिव डेफिनेशन बना रहे हैं। इंक्लूसिव मींस इसके अलावा भी कुछ और भी हो सकता है, हालांकि कुछ बचा नहीं लिखने के लिए। जब सब कुछ उसने ट्रांसफर बना दिया तो उसको बाद में ऐसा लगा यार ज्यादा हो गया, हर एक चीज को हमने ट्रांसफर की डेफिनेशन में लिख दिया। बाद में उसने क्या किया, ये बताया कि क्या चीज ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। यानी बाद में उसने केसेस दिया, मेरी इस लाइन को ध्यान से सुनना, कि ऐसे कौन कौन से ट्रांसफर हैं जिनको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। बहुत गहरी लाइन बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे ट्रांसफर जिनको ट्रांसफर नहीं मानते। तो जब ट्रांसफर नहीं मानते कैपिटल गेन नहीं निकलता। ऊपर वाली डेफिनेशन के हिसाब से सब कुछ बन गया, बट बाद में उसको लगा नहीं नहीं यार कुछ चीजों को हटाना पड़ेगा। तो ऐसे कौन कौन से ट्रांसफर हैं जिनको ट्रांसफर नहीं मानते, व्हाट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ट्रांसफर, यानी आप नीचे जो हरकतें लिखी हैं इनमें से कोई भी हरकत करते हो तो ट्रांसफर नहीं है। मुबारक हो, आपको कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होने वाली। देखते हैं क्या है सर। सेक्शन 47 स्पेसिफाई करता है सर्टेन ट्रांजेक्शन, कुछ ट्रांजेक्शन बताता है जिनको हम विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर, जिनको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। देखते हैं कौन कौन सा। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट in kind by a company to its shareholder on its liquidation। एक कंपनी लिक्विडेशन में चली गई वाइंडिंग अप के समय, उसने अपने शेयर होल्डर्स को एसेट्स ट्रांसफर कर दिए इन काइंड। क्या ट्रांसफर कर दिया, एसेट्स ट्रांसफर कर दिए इन काइंड। क्यों कर रहे हैं शेयर होल्डर को, उनके पास शेयर्स थे, शेयर्स के बदले में एसेट्स दे रहे हैं। तो देखा जाए तो ऊपर वाली डेफिनेशन में आता है ना, एक्सचेंज में शेयर्स के बदले में एसेट दे रहे हैं, तो कंपनी से कहते हैं कैपिटल गेन दो, तो हमें क्या करना, नहीं 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 ये ट्रांसफर नहीं मानेंगे हम, इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, कंपनी से मौज करो। क्या बात है, पूरी बात पूरी होनी चाहिए। लिक्विडेशन के समय दे रही तो ही नहीं मानेंगे। क्या दे रही है, एसेट्स, वो भी इन काइंड। किसको दे रही है, शेयर होल्डर। पूरी बात होगी तो नहीं मानेंगे। फिर से पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इन काइंड बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑन इट्स लिक्विडेशन। या मान लो एक एचयूएफ है, उसका पार्टीशन हो रहा है। मान लो सपोज करो एक एचयूएफ में दो भाई हैं, दोनों भाई की फैमिली है, अब अलग अलग हो रहे हैं। या तीन भाई हैं, लेट से आपको जल्दी समझ आएगा, तीन भाई हैं, समझ रहे हैं ना, तीन भाई हैं, उनकी फैमिली मिलाकर के एचयूएफ है। एक भाई की पट नहीं रही तो दोनों भाई ने कहा तुम अलग हो जाओ, तो उसने कहा हम अलग हो जा रहे, हमारा हिस्सा हमको दे दो। तो उस एचयूएफ ने कुछ एसेट्स उस जो भाई अलग हो रहा था उसके नाम ट्रांसफर कर दिए। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट इन काइंड, इन काइंड बाय या एचयूएफ। किसको, पड़ोसी को नहीं करके आया, अपने ही मेंबर को जो अलग हो रहा है। किस समय, या तो टोटल पार्टीशन हो रहा है, तीनों ही भाई अलग अलग हो रहे हैं, या पार्शियल, दो अभी भी है एक अलग हो रहा है, तो भी इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। तो दो पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट, अगर आप कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं इन काइंड, कौन कर रहा है, कंपनी। किसको कर रही है, शेयर होल्डर को। किस समय कर रही है, लिक्विडेशन, तो नहीं मानते। दूसरा आपने पढ़ा, एचयूएफ ट्रांसफर कर रही है अपने मेंबर को कैपिटल एसेट इन काइंड, किस समय कर रही है सर, पार्टीशन के समय, में भी टोटल पार्टीशन, में भी पार्शियल पार्टीशन, तो भी उसको हम ट्रांसफर नहीं मानते।
या जैसे मान लो आप लोग बड़े हो जाओगे ना, तो बड़े होने के बाद मान लो आपको ना घर वालों ने विल के तहत कुछ एसेट ट्रांसफर कर दिए। मान लो पापा ने अपनी जायदाद आपके नाम कर दी, आमतौर पे होता है ना, वसीयत बनाई और उनके पास मान लो कोई जमीन थी, लैंड बिल्डिंग थी, तो उन्होंने विल बना के आपके नाम कर दी। देखा जाए तो अगर इसको हटाया ना जाता नीचे, तो ये भी ट्रांसफर में आ गया। सेल है, एक्सचेंज है, रिलिंक्विशमेंट है, गिव अप कर दिया कि हमारा नहीं, अब से तुम्हारा। लॉ मेकर कह रहा है नहीं सर, इसमें परेशान नहीं करेंगे, हम इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। क्या, अगर किसी ने किसी को कोई गिफ्ट दिया है या बिल के तहत दिया है तो इसको ट्रांसफर नहीं मानते। एनी ट्रांसफर ऑफ गिफ्ट, कैपिटल एसेट अंडर अ गिफ्ट और बिल। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो लेट्स से आपके पास कोई जमीन है, आपने वो जमीन मेरे नाम गिफ्ट कर दी, हम आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, आपने हमको गिफ्ट कर दी, मुबारक हो आपको, कोई भी कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। मतलब मेरे हाथ में लायबिलिटी आएगी, लेकिन मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो गिफ्ट मिला हमको टैक्सेबल होगा, वहां पढ़ाया था ना, 50,000 से ऊपर स्टैम्प ड्यूटी हम दे देंगे, कोई टेंशन नहीं। आपके हाथ में कोई लायबिलिटी नहीं है। ट्रांसफरर ने अगर गिफ्ट किया है तो वो क्या ट्रांसफर ही नहीं है। ट्रांसफरर ने अगर गिफ्ट किया है तो उसको ट्रांसफर ही नहीं मानते हैं, यानी कैपिटल गेन ही नहीं निकालते। या बिल के तहत दिया है तो भी ट्रांसफर नहीं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब इसको ट्रांसफर माना जाएगा। ESOP सुना है कभी आपने? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान किसको मिलता है? एम्प्लॉयज वगैरह को, डायरेक्टर्स वगैरह को, है ना, काम करने के लिए कंपनी सस्ते में शेयर दे देती है। तो कंपनी ने आपको शेयर दिया है, आपने वो शेयर अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया, गर्लफ्रेंड हो कोई भी हो, किसी को भी गिफ्ट कर दिया। लॉ मेकर कह रहा है नहीं सर, ये ट्रांसफर है, ये तो जाती है सर। आपको कंपनी ने दिया था कि अब आप बल लगा के काम करें, समझ रहे हैं? आप भी मालिक बनेंगे, आपको भी लगेगा जब काम करेंगे कि कंपनी अगर ग्रो करेगी तो हम भी ग्रो करेंगे। होता है कि नहीं? जैसे अब आप घर पे बैठते हैं, तो घर पे मान लो आप सोफे में बैठे हैं, तो सोफे में बैठते समय ऐसा थोड़ी ना करते कि सोफे में ब्लेड लगा दी, उसको काट दिया। लेकिन जैसे आप कोचिंग बैठते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पीछे बैठ के पेज खोल रहे हैं धीमे धीमे, किसी तरीके से तोड़ दें, क्योंकि उसमें सर का पैसा लगा है। तो वैसे ही कंपनी में जब एम्प्लॉय काम करते हो, कहता है मालिक का जो हो, हमसे क्या लेना, हमें तो तनख्वाह मिल रही, और वहीं उसको भी मालिक का हिस्सा बना दो, उसको भी ओनर बना दो, तो वो भी क्या करेगा, मन लगा काम करेगा। नहीं नहीं, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, ग्रो करेगी तो हमारे शेयर ग्रो करेंगे। तो ESOP मिला था आपको, और वो अगर आप किसी को गिफ्ट करते हो तो वो ट्रांसफर है, उस पर कैपिटल गेन निकलने वाला है। बाकी कुछ भी गिफ्ट करो किसी को, बिंदास गिफ्ट करो, कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। या बिल के थ्रू देते हैं, कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। यहां तक कोई डाउट आता है? अगला, हाँ, आता है कि जबरदस्ती निकाला है? आ रहा है डाउट, पूछिए। यही तो बता रहे, बिल के थ्रू नहीं होता, तभी तो बोले ट्रांसफर है। कैपिटल गेन में भी नहीं होता और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी टैक्सेबल नहीं होता। वहां पे गिफ्ट वाले की भी एक्सेप्शन, आपने मतलब गिफ्ट करें, हाँ, गिफ्ट वाले में एक्सेप्शन पड़े ना कि शादी के समय मिले या वसीयत के समय मिले, विल से मिले, तो कहीं नहीं टैक्सेबल होगा। बिंदास आप विल के थ्रू पापा से या जो भी हैं, जो भी लेना है आप ले सकते हैं, ना उनके हाथ में कोई टैक्स लायबिलिटी आएगी, ना आपके हाथ में आएगी। और बताइए, क्लियर है? चलें आगे। ओके, मान लो एक होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी कौन होती है? जिसके पास दूसरी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर। बट यहां पे हम बात करें ऐसी होल्डिंग कंपनी की जिसके पास 100% दूसरी कंपनी के शेयर हैं। कितने परसेंट? ऐसी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कोई शेयर ट्रांसफर किया, शेयर करे, कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है, तो हम उसको ट्रांसफर नहीं मानते। लेकिन शर्त है कि जो ट्रांसफरी कंपनी हो वो इंडियन कंपनी हो। क्या मतलब हुआ सर? मतलब ये हुआ, एक होल्डिंग कंपनी है और एक है सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी के पास इसके कितने परसेंट शेयर हैं? 100% शेयर है, 100%। क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख देते तो आपको समझ में आ जाएगा। 100% सब्सिडरी कंपनी, आप समझ पाओगे ना? 100% सब्सिडरी कंपनी मतलब इसके पूरे शेयर किसके पास है? होल्डिंग कंपनी के पास। और होल्डिंग ने सब्सिडरी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया, जरूरी नहीं कि गिफ्ट में दिया, हो सकता है बेचा ही हो, पैसे लिए हो, ट्रांसफर किया। लॉ मेकर कह रहे हैं सर सर सुनिए ना सर, अगर ये जिसको मिला है ना, अगर ये इंडियन कंपनी है,
तो इस ट्रांसफर को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे ना सर। होल्डिंग कंपनी से हम कैपिटल गेन नहीं लेंगे। शर्त है ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी हो। ट्रांसफरर कंपनी जो है ये चाहे इंडियन कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, कोई फर्क नहीं। हमें इसका स्टेटस चाहिए ही नहीं। हमें तो चाहिए जिसके पास आया है एसेट वो कौन हो, इंडियन कंपनी। सर अच्छा वाइसे वर्षा हो सकता है? वाइसे वर्षा मतलब सर मान लो 100% सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर किया और होल्डिंग कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी है। सर क्या ये ट्रांसफर है? नहीं बेटा, ये ट्रांसफर भी ट्रांसफर नहीं है, कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। सर दोनों बातें कहां लिखी हैं आपने? लिखी दोनों लिखी है, बिटवीन वर्ड यूज किया गया, बिटवीन वर्ड यूज किया, फ्रॉम वर्ड यूज नहीं किया। मैंने ये तो लिखा नहीं ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट फ्रॉम होल्डिंग कंपनी टू इट्स 100% बिटवीन मतलब चाहे इसने उसको किया हो चाहे उसने इसको, बस शर्त ये है कि जिसके पास आया हो वो इंडियन कंपनी हो। दूसरी जिसने ट्रांसफर किया अगर वो इंडियन कंपनी तो बढ़िया, नहीं है तो बढ़िया, आपसे कोई लेना देना नहीं। ट्रांसफर ही इंडियन होना चाहिए। अगर ट्रांसफर ही फॉरेन कंपनी है तो वो ट्रांसफर है, तो फिर वो ट्रांसफर नहीं है ऐसा नहीं मानेंगे। मतलब वो ट्रांसफर है, तो ट्रांसफर नहीं है ऐसा नहीं मानेंगे। मुझे बोला समझ गया? इन शॉर्ट कब ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, किस ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल गेन कब नहीं निकलता है? जब ट्रांसफर ही कंपनी इंडियन कंपनी और 100% भी क्लॉज लगा है। अगर मान लो जैसे 80% शेयर है आपके पास तो होल्डिंग कंपनी तो आप हैं, बट आप इस एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहे हैं। कोई डाउट आ रहा है आपके दिमाग में? नहीं किसी के दिमाग में कोई डाउट? हाँ पूरी मतलब पूरी और आधी नहीं, इंडियन कंपनी तो इंडियन कंपनी होती, पूरी कैसे होगी? ये आधी कंपनी ऊपर का हिस्सा इंडियन है, ट्रांसफर ही इंडियन कंपनी, पूरी और आधी नहीं होती बेटा, या तो इंडियन होती है तो इंडियन है। नहीं नहीं इंडियन कंपनी हो पर्टिकुलरली और नॉन पर्टिकुलरली, और ये पर्टिकुलर इंडियन होनी चाहिए, फॉरेन नहीं होनी चाहिए। तो बता इंडियन कंपनी कौन सी? जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है कहां पे? इंडिया में, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। फुली और पार्शली नहीं, पूरी इंडियन। ऐसा थोड़ी होगा कि जैसे मान लो ए लिमिटेड है तो ए लिमिटेड का ये हिस्सा ऊपर का इंडियन है, ये हिस्सा, ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है, तो जोक्स अपार्ट, ये समझ में आ गया पॉइंट आपको? और क्या क्या ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं होता? आपने एमेलगमेशन वर्ड सुना है, डीमर्जर सुना है? जैसे शादी होना एक तरीके का एमेलगमेशन है और सेपरेशन जो है वो एक तरीके का डीमर्जर है। अगर मान लीजिए दो कंपनियां ए लिमिटेड बी लिमिटेड ये मिल गई और बन गई ए बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने अपने एसेट्स ए बी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए, बी लिमिटेड ने अपने एसेट्स ए बी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए। लॉ मेकर कह रहे हैं सर परेशान मत हो, ये इस ट्रांसफर को हम ट्रांसफर नहीं मानते, आपसे कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटी नहीं लेंगे। या डीमर्जर हो रहा है, लेट्स से एक ए बी लिमिटेड है, ए बी लिमिटेड पेन बनाती है, कैलकुलेटर बनाती है। अब इन्होंने अपने दोनों विंग्स को सेपरेट कर दिया है, यानी दोनों सेगमेंट अलग अलग कर दिए। पेन की सेगमेंट ए लिमिटेड में ले गए और कैलकुलेटर की बी लिमिटेड में ले गए, डीमर्जर है। जरा टेंशन ना लीजिए सर, हम इस ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं मानेंगे। हमारा फायदा कब है? जब ट्रांसफर ना माने तब हमारा फायदा है कि ट्रांसफर मान ले। ना माने नहीं तो मान लेगा तो कैपिटल गेन निकल आएगा ना। ओके, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन द स्कीम ऑफ एमेलगमेशन और डीमर्जर। अगेन एक और कंडीशन यहाँ पे भी सेम है जैसे ऊपर थी, कि जो ट्रांसफरी कंपनी है जिसको एसेट्स मिल रहे हैं, जिसको एसेट्स मिल रहे हैं वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। कोई डाउट अगर यहाँ तक? अगर आपके पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है और उनकी मैच्योरिटी आ गई, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स किसने इशू करे थे? आरबीआई ने, और उसकी मैच्योरिटी आ गई है, यानी इसको प्यार से लोग एसजीबी बोलते हैं, मार्केट में क्या बोलते हैं? एसजीबी। उसकी मैच्योरिटी आ गई है, आप रिडेम्पशन करा रहे हैं, अपना पैसा ले रहे हैं। आप कौन है? आप इंडिविजुअल है। लॉ मेकर कह रहा हो जाओ खुश रहो, इस पे हम कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे, इस ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं मानेंगे। यानी एसजीबी रिडीम हो रहा है, इंडिविजुअल रिडीम करा रहा है, उसको ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं मानते। मान लो एक नॉन रेसिडेंट है बाहर का, उसके पास इंडिया की किसी कंपनी के बॉन्ड्स हैं, इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स हैं या डिबेंचर्स हैं। उसने क्या किया, इस नॉन रेसिडेंट ने, मान लो इसका नाम है जॉर्ज, जॉर्ज ने बाहरी बार ये इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स एक दूसरे नॉन रेसिडेंट को बेच दिए, अल्फा को। एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को बेच दिए
रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, रूपी डिनोमिनेटेड मतलब इंडियन कंपनी की जिसकी डिनोमिनेशन किस पे लिखी है, रूपी में, लॉ मेकर कह रहा है सर इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो ये बढ़ावा देने के लिए अगेन कि विदेशी लोग इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्ट करें, अगर वो बाहरी के बाहर नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को बेचता है तो हम इसको कैपिटल गेन की मुक्ति दे देते हैं उसको, हम उसको ट्रांसफर नहीं मानते। ट्रांसफर ऑफ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड या कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कहां ट्रांसफर हुआ है, इनसाइड इंडिया ट्रांसफर नहीं किया आपने, आउटसाइड इंडिया किसने किया है, एक नॉन रेसिडेंट ने किसको, दूसरे नॉन रेसिडेंट को, यानी एक एनआर ने दूसरे एनआर को इंडिया के बाहर इंडिया के रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड या कोई इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफर करी तो उस ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं मानते, याद रखना। तो इनको बढ़ावा देने के लिए किया गया। अभी आपने ऊपर जब पढ़ा था कैपिटल एसेट की डेफिनेशन तो आपने पढ़ी थी पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं होते, बट उसके अंदर आपने एक्सेप्शन पढ़ी थी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सब कैपिटल एसेट होते हैं। तो लेट्स से आपके पास कोई ड्राइंग है, कोई पेंटिंग है, उसको आप बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, आपका अगर बिजनेस होगा इसी चीज का तो पीजीपी की इनकम, और बिजनेस नहीं है तो कैपिटल एसेट है, कैपिटल गेन निकलेगा। लेकिन 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 अगर आपने इसको ट्रांसफर कर दिया है गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटी को, नेशनल म्यूजियम में, कि म्यूजियम में मेरी पेंटिंग लगाई जाएगी, लोग देखने आएंगे, नेशनल आर्ट गैलरी में, क्या ट्रांसफर कर दिया है, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुक, मैन्युस्क्रिप्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रिंट, कुछ भी ट्रांसफर कर दिया, किसको किया ये बहुत जरूरी है, किसको, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, नेशनल म्यूजियम या नेशनल आर्ट गैलरी। ऐसे ट्रांसफर को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। समझ में आ गई, मुकेश अंबानी को बेच दिया तो मानेंगे। आपके पास किसी कंपनी के बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिसको कन्वर्ट करा के आपने उस कंपनी के ले लिया इक्विटी शेयर, कन्वर्टेबल, समझते हो, मतलब आपके पास किसी कंपनी के कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, रिडेम्पशन का टाइम आया, कंपनी ने बोला पैसा चाहिए कि कन्वर्ट करके शेयर दे, आपने कहा डिबेंचर ले लो बदले में इक्विटी शेयर दे दो। देखा जाए तो एक्सचेंज ट्रांसफर इंक्लूड एक्सचेंज, इक्विटी शेयर दिए, डिबेंचर मिला, एक हाथ दे एक हाथ ले, हम क्या करे, परेशान ना हो, ट्रांसफर ही हटा देते, इसको ट्रांसफर नहीं मानते। क्या, किसको ट्रांसफर नहीं मानते, ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ दैट कंपनी। समझ में आई बात, मान लो आपके पास बी लिमिटेड के डिबेंचर्स थे और आपने उसको कन्वर्ट करा लिया और उसके बदले में मिल गया आपको ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर, क्या ये ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर है, वैसे तो मैं सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा था, इसको ट्रांसफर मानेंगे। वर्ड यूज है ऑफ दैट कंपनी, लॉ को ना आंखों से पढ़ा जाता है, टेक्स्ट को आंखों से पढ़ा जाता है, ये बात आप बहुत देर बाद समझेंगे, आप सोचेंगे सब कुछ आंखों से ही पढ़ते हैं। लॉ मेकर कह रहा है ऑफ दैट कंपनी, मतलब अगर ए लिमिटेड के डिबेंचर्स कन्वर्ट करके ए लिमिटेड के शेयर्स मिल रहे हैं तो वो ट्रांसफर नहीं है, लेकिन अगर ए लिमिटेड के डिबेंचर्स कन्वर्ट करके बी लिमिटेड के शेयर मिल रहे हैं तो वो ट्रांसफर है। समझ पा रहे हैं बात को, कोई डाउट आता हुआ, क्या ये सारे पॉइंट्स आप याद करेंगे, याद करेंगे, कब करेंगे, आज घर जाने के बाद, ठीक है, रात में सोने के बाद सुबह उठने से पहले ये पॉइंट सारे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर रिवर्स मॉर्गेज। ये वर्ड कभी सुना है आपने, रिवर्स मॉर्गेज, ईमानदारी से बताना, नहीं सुना होगा, नहीं सुना, वेरी गुड। अब ये होता क्या आपको थोड़ा समझा दें, एक बहुत बढ़िया स्कीम है रिवर्स मॉर्गेज की, जिससे अपने इंडिया में क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि पेरेंट्स हैं, और बहुत जगह पे देखा होगा आपने कि बच्चे हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते पेरेंट्स का, या बच्चे बाहर शिफ्ट हो गए हैं, और या बच्चे हैं ही नहीं, और माँ बाप के पास कोई कमाई का साधन नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, लेट्स से सीनियर सिटीजन है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके पास एक घर है जिसमें वो रहते हैं, उनके मालिक हैं। अब एक तरीका तो ये है कि वो चुपचाप उस घर को बेच दे, उससे जो पैसा आए थोड़ा किराए पे रह लें और अपना जीवन गुजर कर लें, बट ये थोड़ा रिस्की तरीका है, इमोशंस भी जुड़े, सब कुछ है। एक दूसरा तरीका है कि आप बैंक के पास जाके वो इसको रिवर्स मॉर्गेज करा ले। अब रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है, पहले मॉर्गेज समझते हैं, तो उसका उल्टा रिवर्स मॉर्गेज। आम नॉर्मल मॉर्गेज में क्या होता है, नॉर्मल लोन में क्या होता है, नॉर्मल लोन में क्या होता है, आपको लोन मिलता है, फिर आप किस्त चुकाते हैं, मान लो आपने 1 करोड़ का लोन लिया, फिर आप ईएमआई चुकाते रहते हैं, सही होता है ना। रिवर्स मॉर्गेज में क्या होता है कि आपने अपना घर बैंक के पास दिया, बैंक के पास गिरवी रखा, बैंक ने उसका वैल्यूएशन किया, और बैंक
एक अमाउंट बैंक ने अपने कैलकुलेशन से अमाउंट निकाला जितनी तरीके का वैल्यू का घर था, और कुछ अमाउंट हर महीने आपको देता रहेगा जब तक आप जीवित हैं। जब तक आप जीवित हैं तब तक एक अमाउंट, लेट्स से उसने निकाला कि सर इसकी वैल्यू के हिसाब से हम हर महीने आपको 40,000 रुपए देते रहेंगे। हर महीने वो आपको 40,000 रुपए देता रहेगा जब तक आप जीवित हैं। घर भी आपके पास ही रहेगा, मतलब घर के पेपर्स उसके पास हैं, बेच आप नहीं सकते, लेकिन आपको निकाला नहीं जाएगा, आप रहिए जब तक आप जीवित। 40,000 देता जाएगा, आपको चुकाना भी नहीं है, देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा, और जब वो बढ़ जाएंगे, मरना तो ही सही, तब उसके बाद या तो उसका जो वारिस है या उनका, उसके बाद उस समय होता है ना कि बच्चा सामने आ गया, ये तो मेरे पापा थे जो चले गए, ये प्रॉपर्टी मेरी, तो अगर उसके बाद आप आते हैं तो बैंक का जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है विद इंटरेस्ट इसको दे दीजिए, बैंक आपके नाम घर कर देगा, और बैंक को आप नहीं देते तो बैंक फिर उस घर की एक ऑप्शन करके अपना पैसा रिकवर कर लेगा। ये होता है रिवर्स मॉर्गेज। तो अगर लेट से कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, तो उस ट्रांसफर को भी हम ट्रांसफर नहीं मानते। नहीं तो वो जो सीनियर सिटीजन है, वो जो बैंक को ट्रांसफर कर रहे हैं, बदले में ईएमआई ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, उन पर कैपिटल गेन लग जाएगा। वो वैसे बेचारे वैसे ही रोजमर्रा के जीवन का खर्चे नहीं उठा पा रहे थे, तो हमें क्या करें, नहीं से परेशान नहीं करें। तो बहुत बढ़िया स्कीम है, एज फार एज आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और कोई कमाई का साधन नहीं है, तो अच्छी स्कीम। आप बताइए, कोई डाउट अगर आपको होता हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, कोई वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है, वो तो बैंक आपकी वैल्यूएशन करता है प्रॉपर्टी का। अब क्या 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उस हिसाब से आपको पैसा मिला करेगा, 5 लाख की प्रॉपर्टी तो उस हिसाब से मिला करेगा। हाँ, जब तक जिंदा है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। कितने टाइम तक, तो बैंक और वो भगवान ही जानता है, वो तो बैंक भी नहीं जानता। पूरे अमाउंट में देता जाएगा आपको हर महीने, आप टेंशन ना लीजिए, देता रहेगा। उसके बाद भी मतलब थियोरेटिकली स्पीकिंग अगर 500 साल जी गए, हाँ तो देता जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं ना, सबका एक निश्चित समय है कि नहीं। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो गई है, ऑन एन एवरेज लाइफ 60-70 साल है, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से खाना है, आप हर एक चीज में पाम ऑयल खा रहे हैं, चिप्स से लेके बिस्किट से लेके, बाहर आप जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, अच्छे से अच्छे जाते हैं। वो एक बहुत बढ़िया मीम था, मैम ने मेरे साथ शेयर किया था, कि इस दुनिया में कर्म लौट के आते हैं, वो आलू जो आप खरीदते समय छोड़ देते, अच्छे अच्छे खरीदते हैं, वही आलू आपके पास लौट करके चाट और इस सब फॉर्म में आ जाता है, डोसे में आप बाहर जाके वो सब, वो खराब वाला आलू खरीदते हैं, वो कर्म वापिस आता। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है नहीं, लेकिन तब भी कोई जी गया तो जी गया, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है। और कोई डाउट है किसी का? नहीं, पक्का? ओके जी, ओके सर, ये समझ में आ गया क्या चीज कैपिटल एसेट है, क्या चीज ट्रांसफर होती है, क्या चीज ट्रांसफर नहीं होती। अब सर इसके कुछ क्वेश्चंस करा दो तो हम लोग बताएंगे क्या इसको ट्रांसफर मानेंगे कि नहीं। चलो देखते हैं, स्टेट गिविंग रीजंस वेदर द कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस, अ हाउस प्रॉपर्टी इज परचेज्ड बाय अ एचयूएफ in 1965 for rupees 70,000. It is given to one of the family members in previous year 24-25 at the time of partition of the family. तो हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट तो था, और पार्टीशन के समय फैमिली मेंबर को दे दिया गया। क्या ये ट्रांसफर ट्रांसफर है? नहीं जी, ये ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं है। आंसर आप अपने आप पढ़ सकते हैं। तब तक हम इनका डाउट देखते होते हैं क्या है। हाँ, वो ट्रांसफर नहीं कहलाएगा बेटा, ठीक है। और कोई डाउट है किसी का तो पूछ सकते हैं। केस नंबर 2 में चलें। केस 2, X purchases gold in 1987 for rupees 12,000 in previous year 24-25. It is gifted to his son at the time of marriage. गिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर है नहीं। अच्छा, बेटे को गिफ्ट कर रहे हैं इसलिए ट्रांसफर नहीं है, कि किसी को भी गिफ्ट करेंगे ट्रांसफर नहीं है। किसी को भी आप गिफ्ट करें ट्रांसफर नहीं, बस जिसको गिफ्ट मिल रहा है हो सकता है उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाए अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बेटे को मिल रहा है तो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे रिलेटिव की एग्जामिशन थी। लिंक कर पा रहे हैं आप इतना कि नहीं? अगर जहां पे आप लिंक ना कर पाए वहां पे हम रुक जाएंगे। और अगर किसी और को गिफ्ट मिल रहा है तो आपके लिए तो ट्रांसफर नहीं है, उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में, अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर होती है तो। खैर ठीक है, तो ये तो ट्रांसफर नहीं है।
वाई परचेजेस 10 कन्वर्टेबल डिबेंचर 1994 में, जो कन्वर्ट होकर के 50 शेयर मिल गए आपको 2025 में उसी कंपनी के। बोली साहब ट्रांसफर नहीं है। एक्स लिमिटेड 100% होल्डिंग कंपनी है वाई लिमिटेड की। एक्स लिमिटेड ने कैपिटल एसेट जो खरीदा था 80,000 का 1984 में, वाई लिमिटेड को ट्रांसफर किया 10 फरवरी 25 में 3 लाख रुपए लेके। वाई लिमिटेड जिसको ट्रांसफर मिला है वो इंडियन कंपनी है, लेकिन एक्स लिमिटेड फॉरेन कंपनी है। बोलिए भाई साहब क्या करें, इस ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं मान। अच्छा, अगर उल्टा कर देते, वाई लिमिटेड को फॉरेन कंपनी बोल देते और एक्स लिमिटेड को इंडियन कंपनी बोल देते, तो फिर ट्रांसफर होता। और दोनों फॉरेन कंपनी होती तो भी ट्रांसफर होता, और दोनों इंडियन कंपनी होती तो ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि वाई हमें चाहिए इंडियन, बाकी एक्स से कोई लेना देना नहीं है। जब भी आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं ना, यानी कैपिटल एसेट है ट्रांसफर किया, तो कैपिटल गेन निकलता है। वो कैपिटल गेन या तो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, या तो शॉर्ट टर्म होगा। अच्छा सर, फर्क क्या पड़ता है शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में? देखो साहब, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आमतौर पे जनरली टैक्स रेट कम होता है, टैक्स थोड़ा आपको कम देना पड़ता है, और शॉर्ट टर्म में टैक्स रेट थोड़ा सा हायर साइड होता है। तो फर्क तो पड़ता है। सर नाम समझ में आ रहा है, शॉर्ट टर्म मतलब कम समय रखने के बाद बेचो, और लॉन्ग टर्म मतलब ज्यादा समय रखने के बाद बेचो, और वो समय क्या है? चलिए पहले इतना पढ़ाते हैं आपको, फिर बात करेंगे। कैपिटल एसेट आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एंड दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब कितने टाइम आपने उसको होल्ड किया है, खरीदने के कितने टाइम बाद आपने उसको बेचा। पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब है ड्यूरेशन फॉर विच एसएससी ओन्स द एसेट। अब साहब सर ये बताओ कि कितने टाइम हम होल्ड करके बेचें ताकि वो लॉन्ग टर्म हो जाए, या कब होगा शॉर्ट टर्म? अब इसको बताने से पहले ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस बार के बजट में निर्मला जी ने बजट पेश किया गया था इस बार का, गवर्नमेंट बनने के बाद, और 2024 में अभी नहीं किया गया, तो आपको पता ही होगा। पिछली बार मतलब इससे जस्ट अभी जो आया 25 उसकी बात नहीं कर रहे, 2024 में 23 जुलाई 2024 को बजट आया था। आमतौर पे फेब में बजट आता है, बट जो इलेक्शन ईयर होता है ना, उसमें पहले इंटरिम बजट आता है, बाद में फाइनल बजट आता है गवर्नमेंट बनने के बाद। तो गवर्नमेंट बनने के बाद निर्मला जी ने 2024 का जो बजट था वो पेश किया था 23 जुलाई 2024 को। कब पेश किया? ये डेट आपको याद करनी है, बता रहे क्यों। निर्मला जी ने इस दिन से भयानक चेंजेस करे कैपिटल गेन में। पहला चेंज, ध्यान से सुनते जाएंगे, फिर जैसे जैसे जहां आएगा करते जाएंगे। पहला चेंज होता क्या था? 23 जुलाई 2024 से पहले क्या होता था? एकदम से सब कुछ इन्होंने जज्बात चेंज कर डाले 23 जुलाई से। उससे पहले क्या था? उससे पहले भाई साहब ऐसा होता था कि अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हम 36 महीने से ज्यादा होल्ड करते थे, मोर देन 36 मंथ्स, तो वो लॉन्ग टर्म बनता था। तब वो क्या बनता था? लॉन्ग टर्म बनता था। और उसी समय पे कुछ एक्सेप्शन भी थी, जहां पे कुछ एसेट थे जिनके लिए उसी समय पे 23 जुलाई 24 से पहले की पोजीशन बता रहा हूं, कुछ एसेट के लिए लॉ मेकर ने 12 महीने बोल रखा था। मतलब कुछ एसेट दिए हुए थे जिनके लिए लॉ मेकर कहता था कि सर अगर आप मोर देन 12 महीने भी होल्ड कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म मान लेंगे। और कुछ एसेट दिए थे जिनके लिए 24 महीने बोले थे। दो एसेट दे रखे थे पहले, जिसके लिए 24 महीने बोले थे कि ये एसेट अगर आप 24 महीने ज्यादा होल्ड कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म मान लेंगे। और 12 महीने और 24 महीने में जो नहीं लिखा था उन सारे एसेट्स के लिए 36 महीने हुआ करते थे। 3 साल से ज्यादा होल्ड करते तो लॉन्ग टर्म, नहीं तो शॉर्ट टर्म। 23 जुलाई 24 में निर्मला जी ने कहा अब से, यानी अगर कोई ट्रांसफर होता है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो हम पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए 36 महीने नहीं देखेंगे, हम देखेंगे केवल 24 महीने। अच्छी अमेंडमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्स पेयर, कि अगर आप 23 जुलाई 2024 या उसके बाद ट्रांसफर करते हैं और कोई एसेट आपने मोर देन 24 मंथ्स होल्ड किया है, तो मुबारक हो सर, लॉन्ग टर्म है। 36 महीने का क्लॉज हटा दिया। 23 जुलाई 2024 से पहले ट्रांसफर किया है तो 36 महीने भी दी, बट साहब 23 जुलाई 2024 या उसके बाद ट्रांसफर करते हैं तो साहब हम देखेंगे 24 महीने ज्यादा हो रहे हैं क्या, 2 साल ज्यादा हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म है, नहीं तो शॉर्ट टर्म। मतलब आज की तारीख में अगर आप कोई बेचते हैं तो 23 जुलाई 24 तो निकल गई है, टाइम हो गया। आज की तारीख में बेचते हैं तो 36 महीने का क्लॉज नहीं देखते, कितना देखते हैं? 24 महीने। साथ में निर्मला जी ने कहा वो जो 12 महीने के थे वो नहीं सर, यानी कुछ ऐसे एसेट
जिनके लिए 12 महीने देखेंगे कि अगर 12 महीने ज्यादा होल्ड कर लोगे तो लॉन्ग टर्म मान लेंगे। और जो 24 महीने वाले थे वो तो हटा ही दिए, क्योंकि सारे सभी के लिए कितना मानते हैं, 24 महीने। तो आप जो पढ़ने जा रहे हैं, आप ये प्रोविजन पढ़ने जा रहे हैं मेरे को, कौन सा वाला, लेटेस्ट अपडेटेड 36 महीने वाला नहीं पढ़ने जा रहे, कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, आपके इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में एक गलती करी है। इंस्टीट्यूट ने कहा है कि फाइनेंस एक्ट 2024 ने 36 महीने का क्लॉज हटा दिया, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर में अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं बजट को और आगे देखते हैं, तो उसमें ये है कि 23 जुलाई 24 से पहले अगर ट्रांसफर करते हैं तो आज भी वो 36 महीने चेक करेंगे, और 23 जुलाई 2024 या उसके बाद ट्रांसफर करते हैं तो 24 महीने। ठीक है, आप इतना दिमाग में नहीं भी रखेंगे, कोई टेंशन नहीं, अपन पढ़ने जा रहे हैं 24 महीने वाला क्लास। 23 जुलाई पहले 24 से पहले वाली पीरियड ऑफ होल्डिंग पढ़ी नहीं रहे, नहीं तो आप कितना याद करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे याद कर करके। समझ रहे हैं अपनी बात को? जहां जरूरत होगी वहां जरूर पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आइए देखते हैं जरा क्या लिखा है। सर ये सेक्शन याद करने हैं क्या? जैसे आपने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बताया था सेक्शन 2 क्लॉज 14, यहाँ बता रहे पीरियड ऑफ होल्डिंग बताता है सेक्शन 2 क्लॉज 42A। नहीं याद करने की जरूरत है, कंटेंट याद करिए। चार्जिंग सेक्शन याद कर लेना 45 का कैपिटल गेन का, बाकी आप अंदर वाले याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ओके, सेक्शन 2 क्लॉज 42A डिफाइन करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एज कैपिटल एसेट held by the SSE for not more than 24 months immediately preceding the date of transfer। शॉर्ट टर्म कौन सा होता है? जो 24 महीने या उससे कम आपने होल्ड किया हो, नॉट मोर देन 24 मंथ्स, मतलब 2 साल या उससे कम अगर होल्ड करते हैं, एग्जैक्ट 2 साल है तो क्या बनेगा, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। 2 साल से ज्यादा होगा तब लॉन्ग टर्म, 2 साल या उससे कम है शॉर्ट टर्म। मैंने लिखा है देयरफॉर, लिख रहा है नीचे आई लाइन, देयरफॉर एन एसेट विच इज हेल्ड बाय द एसएससी फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 24 महीने, 2 साल से ज्यादा अगर होल्ड कर रहे हो तो फिर वो है लॉन्ग टर्म। क्लियर हो गया? लेकिन सर आप तो कह रहे थे कि कुछ एसेट के लिए 12 महीने देखते हैं, वो कौन से एसेट हैं ये तो बताओ सर, कि जिनके लिए 24 महीने नहीं देखेंगे 12 महीने देखेंगे। आओ देखिए बेटा कौन से है। हाउएवर द फॉलोइंग कैपिटल एसेट विल बी कंसीडर्ड एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब सर इन 4 एसेट्स के लिए ये 4 चीजें आपने लिखी हैं, अगर 12 महीने या उससे कम होल्ड करता है तो शॉर्ट टर्म है, 12 महीने से ज्यादा होल्ड करता है तो लॉन्ग टर्म है। और जो ये 4 में नहीं लिखा उन सारे के लिए कितने महीने देखते हैं, 24 महीने। तो कौन से लिखे इन 12 महीने में? पहला सिक्योरिटी, लेकिन वो लिस्टेड होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में। सिक्योरिटीज में सर क्या आ जाएगा, यहाँ पे शेयर्स आ जाएंगे, डिवेंचर्स आ जाएंगे, बॉन्ड्स आ जाएंगे। शेयर्स कौन से शेयर्स की हम बात करें, इक्विटी शेयर्स की कि प्रेफरेंस शेयर्स की? हम दोनों की बात करें, इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, डिवेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो। अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं तो हम साहब 12 महीने देख रहे हैं। 12 महीने से ज्यादा अगर आप होल्ड कर रहे हो लॉन्ग टर्म है, नहीं तो शॉर्ट टर्म है, इसमें 2 साल नहीं देखते। सर इसका मतलब ये बताओ, अगर मेरे पास अनलिस्टेड शेयर होते, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं जो अनलिस्टेड है, हो सकता है ये सर, नो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म कब बनेगा सर? 24 महीने से ज्यादा पे, क्योंकि 12 महीने में वो नहीं है। 12 महीने में केवल कौन से शेयर हैं, लिस्टेड वाले। 12 महीने से मतलब 12 महीने मतलब 12 महीने वाले जो क्लॉज में कौन से शेयर्स हैं, 12 महीने ज्यादा होल्ड करते तो लिस्टेड। अनलिस्टेड शेयर के लिए अभी भी 24 महीने। ठीक है सर, और क्या चीज सर, आपके पास यूनिट्स हैं, यूनिट मतलब म्यूचुअल फंड समझते हो उसी की। आपके पास यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो। सर म्यूचुअल फंड तो समझ में आता है, ये क्या है सर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है सर? समझना चाहते हो समझा देते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट पता है आपको क्या होता है, कोई समझा पाएगा एक आधी लाइन में? हमें समझ में आ जाएगा, आप लोगों ने कहीं पढ़ा है ना CMSL वगैरह? हाँ तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, मैंने पढ़ा है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। अब देखो इक्विटी ओरिएंटेड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपन ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, AMC को पैसा दिया, AMC वगैरह सब सुना है आपने, ओके, वो आगे इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड जो कम से कम 65% पैसा इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो कहलाते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इसका मेजर पार्ट इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। और ऐसे म्यूचुअल फंड
जो 65% से कम इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, यानी बाकी डेट वगैरह में लगा रहे हैं, वो कहलाते हैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी स्कीम में लिखा होता है कि पैसा हमारा कहां पे लगेगा। तो लेट से पूरा पैसा हमारा इक्विटी में लग रहा है, तो वो म्यूचुअल फंड कौन सा है? इक्विटी ओरिएंटेड। 70% पैसा इक्विटी में लग रहा है, बाकी डेट में लग रहा है, इक्विटी ओरिएंटेड। 65% या उससे ज्यादा लगाते हैं इक्विटी ओरिएंटेड, 65% से कम लगा रहे हैं डेट ओरिएंटेड। लॉ मेकर कह रहा है अगर आपने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो, हम चेक करेंगे साहब 12 महीने, 12 महीने से ज्यादा हो रहे हैं लॉन्ग टर्म, नहीं तो शॉर्ट टर्म। और अगर आपने डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड खरीदे हैं लेकिन वो लिस्टेड होने चाहिए तो 12 महीने देख लो, अनलिस्टेड के लिए नहीं। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड लिस्टेड है तो भी 12 महीने, अनलिस्टेड के लिए वही 24 महीने। और अगर आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, 12 महीने। ये भी सुना आपने, जीरो कूपन बॉन्ड्स पढ़ा? नहीं पढ़ा होगा आपने सीएमएसएल में। जीरो कूपन बॉन्ड मैं बता देता हूं। देखिए, कूपन स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट। कूपन इंटरेस्ट का ही एक दूसरा नाम होता है, और जीरो कूपन मीन जीरो इंटरेस्ट है सर। जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड मतलब, मैं समझा रहा हूं, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती है ना, इनको पैसा चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, और इनका जो प्रोजेक्ट होता है उसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जेस्टेशन मींस डेवलपमेंट पीरियड, वो बहुत लंबा होता है। जैसे मान लीजिए पावर प्लांट बनाना है, तो पावर प्लांट एक दिन में नहीं बनता, हो सकता है 3-4 साल 5 साल लग जाए, तो पैसों की जरूरत है। अगर ये नॉर्मल बॉन्ड्स इशू करते हैं तो उसमें हर साल ब्याज देना पड़ेगा, और वो ब्याज आएगा ही कहां से जब ये प्रोडक्शन ही नहीं शुरू हुआ, पैसा ही नहीं आ रहा, पैसा दे कहां से? तो ऐसी कंपनियां क्या करती है, जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू करती हैं। इनको हम लोग डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी बोल देते हैं। ये बॉन्ड्स डिस्काउंट्स पे इशू की जाते हैं। मान लीजिए 100 रुपए की फेस वैल्यू है, तो हमने आज इशू कर दिया 60 रुपीज पे, 40 के डिस्काउंट पे, और हमने बोल दिया साहब इस पे हम लेकिन ब्याज नहीं देंगे, और लेट से एक मैच्योरिटी पीरियड लग दिया 5 साल का, 10 साल का, मान लो हमने कह दिया 10 साल बाद हम इसको पार पे रिडीम कर देंगे 100 रुपए पे। इन शॉर्ट वो है एक तरीके का ब्याज। जैसे आपने खरीदा कितने पे? 60 पे, 10 साल बाद आपको 100 मिल जाएंगे, तो वो 40 ब्याज, लेकिन कंपनी आपको हर साल नहीं दे रही है। दिस इज जीरो कूपन बॉन्ड्स। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो जब तक रिडेम्पशन का समय आएगा तब तक तो हमारा वो प्रोजेक्ट तैयार होकर के बढ़िया चल रहा होगा और हम पैसे चुका देंगे। तो ऐसी कंपनियां जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू करती हैं। तो कह रहे सर अगर आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, 12 महीने ज्यादा रख के भी किसी को बेच देते हो लॉन्ग टर्म। जिन चीजों को सरकार को बढ़ावा देना है उनको 12 महीने की लिस्ट में रखा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बनने में एसएससी का फायदा है, शॉर्ट टर्म में फायदा नहीं। तो जिन चीजों को बढ़ावा देना है उनके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कम कर दी। और इस बार तो निर्मला जी ने गजब ही कर दिया 2024 मतलब वाले बजट में, इस बार वाले में नहीं पिछले वाले में, कि 36 महीने वाला हटा करके क्या बोल दिया 24 महीने। यानी ये पॉइंट लोगों के हित में था। अहित में क्या है वो भी बताऊंगा अभी आगे। कैपिटल गेन में 23 जुलाई 24 से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ पा रही है? तो सर ये 4 चीजें, क्या सिक्योरिटीज अगर लिस्टेड होंगी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड लिस्टेड हो ना लिस्टेड हो, डेट ओरिएंटेड अगर लिस्टेड होगा, और जीरो कूपन बॉन्ड चाहे लिस्टेड हो चाहे ना लिस्टेड हो, इनके लिए 12 महीने ज्यादा होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म, नहीं तो शॉर्ट टर्म। यहां तक कोई डाउट है किसी का? बस 2 पॉइंट और पढ़ाऊंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा क्लास। ठीक है, आप लोग चेहरा देख रहे हैं एक दूसरे का, बस छोड़ने वाला हूं। तो ये पॉइंट और पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास कोई डेप्रिशिएबल एसेट है, कौन सा एसेट है? डेप्रिशिएबल एसेट मतलब जिसपे आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो मेरा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री है पेन बनाने की, मेरे पास मशीन है, पेन बनाते हैं, तो मशीन कैपिटल एसेट होती है सर। तो वो कैपिटल एसेट जो मशीन है उसमें मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करता हूँ इनकम टैक्स में। डेप्रिसिएशन तो आप सब समझते हैं ना बात को? हाँ। अगर मैं डेप्रिशिएबल एसेट बेचता हूं तो उस पर जो कैपिटल गेन निकलेगा, अगर निकलेगा तो हमेशा शॉर्ट टर्म निकलेगा, लॉन्ग टर्म नहीं निकलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। इरिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब हाँ, चाहे 2 साल या उससे कम होल्ड किया हो या ज्यादा क्यों ना होल्ड किया हो, मान लो 5 साल भी होल्ड किया तो भी वो शॉर्ट टर्म ही निकलेगा। अब पढ़ के देखते हैं, ब्रैकेट छोड़ के पहले इतना पढ़ते हैं क्या लिखा है, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। अगर डेप्रिशिएबल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं
कैपिटल गेन इफ एनी, अगर निकलेगा तो, ये मैं अगर अगर क्यों बोल रहा हूँ सब समझाऊंगा आपको बाद में। तो अगर कैपिटल गेन निकलेगा तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म निकलेगा, लॉन्ग टर्म नहीं निकल सकता, इरिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। सर ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने? ये ब्रैकेट में मैंने बेटा ये लिखा है, ये जो येलो हाईलाइट कर रहा हूं, जो पावर जनरेटिंग यूनिट होती है, पावर जनरेटिंग मतलब क्या बनाती है? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाती है। उनके पास लॉ मेकर ऑप्शन देता है कि आप डेप्रिसिएशन या तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे ले लीजिएगा या डब्ल्यूडीवी पे। जब मैं आपको पीजीबीपी पढ़ाऊंगा ना, पीजीपी एक हेड है ना अपना, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, वहां पे ये टॉपिक दोबारा रिपीट करूंगा, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। वहां पे आपको एक सेक्शन पढ़ाऊंगा, सेक्शन 32, आप लिखना नहीं, मैं सिर्फ सुनते जाना। ये सेक्शन 32 ना डेप्रिसिएशन के ऊपर है पूरा सेक्शन, वहां पढ़ाऊंगा, 1-2 टन लगते हैं उसको पढ़ाने में, बहुत लंबा टॉपिक है। वहां पे आपको पढ़ाऊंगा कि डेप्रिसिएशन जो मिलता है इनकम टैक्स में, वो डब्ल्यूडीवी मेथड से मिलता है और किसी मेथड से नहीं मिलता। जैसे बचपन में नहीं आप डेप्रिसिएशन जब अकाउंट दिखते थे तो या तो डब्ल्यूडीवी मेथड होता था या एसएलएम होता था, भूल भी गए हो तो कोई टेंशन नहीं, वहां समझाऊंगा कैसे क्या होता है। बट इनकम टैक्स कहता है हम केवल डब्ल्यूडीवी मेथड लेके चलते हैं, एसएलएम हम मानते ही नहीं है। हम एसएलएम पे डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में नहीं लगाते थे, कौन सा मेथड से लगाते हैं? डब्ल्यूडीवी। बट वहीं पे आपको पढ़ाऊंगा कि लेकिन जो बिजली बनाती है, पावर जनरेटिंग यूनिट है, उनके लिए लॉ मेकर ने ऑप्शन दिया है कि या तो तुम डब्ल्यूडीवी क्लेम कर लेना या फिर वो एसएलएम क्लेम कर लें, बाकी किसी के लिए ऑप्शन नहीं। हम पेन बनाते हैं, डब्ल्यूडीवी, एसएलएम नहीं क्लेम कर सकते। अच्छा, ऐसे में जितने भी लोग डब्ल्यूडीवी पे आते हैं, ये या पावर जनरेटिंग यूनिट अगर डब्ल्यूडीवी पे ले रही है और आप डेप्रिशिएबल एसेट बेचते हैं, तो हमेशा निकलेगा कैपिटल गेन, तो शॉर्ट टर्म निकलेगा, लॉन्ग टर्म नहीं निकल सकता। लेकिन ऐसी पावर जनरेटिंग यूनिट जिसने एसएलएम चुना था, जिसने क्या चुना था? एसएलएम, उसके पास ऑप्शन होता है कि आपको एक बार चुन लीजिए क्या चुनना है। तो अगर जिसने एसएलएम चुना था उसके लिए तो हम पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म निकलेगा कि short। बाकी छोड़ के, एसएलएम वाले को छोड़ के, तो एसएलएम वाला है ही एक पावर जनरेटिंग जिसने एसएलएम चुना था उसको छोड़ दें, तो बाकी सब डब्ल्यूडीवी पे क्लेम करते हैं। बाकी सबके लिए डेप्रिशिएबल एसेट पे हमेशा कौन सा कैपिटल गेन निकलता है? शॉर्ट टर्म। कौन सा निकलता है? शॉर्ट टर्म। ये भी समझ में आ गया? पक्का? निर्मला जी यही नहीं रुकी, निर्मला जी कहती हैं सर सुनो। हमने कहा बताओ बताओ। कह रही सर पहले क्या होता था? हमने कहा पहले मतलब? कह रही 23 जुलाई 2024 से पहले। हमने कहा अच्छा बताओ मैडम, चिल्ला कह रही हो। कह रही अगर आपने, सुनते जाना फिर ये पढ़ेंगे, अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले बॉन्ड्स या डिबेंचर बेचे हो, 23 जुलाई 2024 से पहले ट्रांसफर करे हो, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, तो उनकी हम पीरियड ऑफ होल्डिंग से चेक करते थे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा कि लॉन्ग टर्म। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग एक समय से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म निकलता था, नहीं तो शॉर्ट टर्म। और आज भी आपने पढ़ा अब 23 जुलाई 24 के बाद कि अगर आप लिस्टेड डिबेंचर बेचते हैं, पहले पॉइंट में है ना, कहा है पहले पॉइंट में, लिस्टेड डिबेंचर बेचते हैं, 12 महीने ज्यादा होल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म। लेकिन निर्मला जी कह रही सर सुन लीजिए एक बात और, हमने कहा सर बता दिए ना मैम। कह रही सर अगर आप अनलिस्टेड डिबेंचर बेचते हैं 23 जुलाई 2024 या उसके बाद कौन सा बेचते हैं, कह रही उस पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। हमने कहा मैम अनलिस्टेड शेयर बेच रहे हैं तो इन 4 में तो नहीं आ रहा, और इन 4 में नहीं आ रहा तो 24 महीने देख लेते हैं, हमने 2 साल से ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म मान लो, नहीं तो शॉर्ट टर्म। कह रही नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, अनलिस्टेड में, अनलिस्टेड डिबेंचर या बॉन्ड में हमेशा शॉर्ट टर्म निकलेगा, लॉन्ग टर्म नहीं निकलेगा। इफ अनलिस्टेड डिबेंचर या बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड, ये तारीख याद करनी पड़ेगी, बहुत जगह आएगी, ऑन और आफ्टर। आप लोग को वैसे लड़कियों को डेट जल्दी याद हो जाती है ना, ये एक मैंने देखा है फर्क, सारी एनिवर्सरी, पहली बार कब मिले एंड ऑल। लड़के इस थोड़ी चीज में थोड़ा पीछे रहते हैं, है ना। इफ अनलिस्टेड डिबेंचर और बॉन्ड्स आर ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 23rd July 2024, resulting capital gain will always be treated as short term regardless of holding period। मतलब समझ में आ गया आपको, रिगार्डलेस ऑफ होल्डिंग पीरियड। प्लस एक बात और बता दूं आपको, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का जब कैपिटल गेन निकलता है तो कभी इंडेक्सेशन नहीं करते। अब ये इंडेक्सेशन क्या है ये अगले टर्म पे बताएंगे, जब भी कोई सीरियल खत्म किया जाता है तो थोड़ा सा सस्पेंस डाला जाता है ना, वैसे ही। तो अभी तक यहां तक आपको क्लियर है, और आगे जानने के लिए अगली क्लास में आइए। थैंक यू सो मच।